सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस साहित्य का विश्व रंग के चौथे अंक में। आज हमारे पास बीच में कवि भी हैं और कथाकार, तो दोनों विधाओं के जो साहित्यकार हैं वो विराजमान हैं। तेजेंद्र जी थोड़ी देर से ज्वाइन करेंगे हमें, और मैं फिर से ये कहना चाहूंगा आदरणीय चौबे जी के लिए विशेष तौर पर कि आप साहित्य के मर्मज्ञ भी हैं और मनीषी भी हैं। और मनीषी एक ही काम करते हैं जीवन में, जब उनको सत्य चित्त आनंद भाव को चख लेते तो वो एक ही संकेत देते अपने सारे सभी शब्दों में, कई तरह से एक ही संकेत देते कि आमंत्रण करते कि आ जाओ मेरे साथ, आप भी चख लो। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे साथ हर सत्र में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो आपका जो आशीर्वाद है वो हमारे लिए बना रहे, सभी के लिए बना रहे। साथ ही मैं मंडलोई जी की जो प्रेरणात्मक कार्रवाई है इस मंच के पीछे, मेरे ऊपर विश्वास रखना चाहिए, उनका मार्गदर्शन भी बहुत विलक्षण है और ये प्रेरणा जो है हमारी सदैव बनी रहे, उनका वरद हस्त हमारे सर पे बना रहे। मधुसूदन जी ने भी पिछले बार बहुत ही एक कुम्हार की जो मटकी की थपकी होती है उस तरह से छोटा सा उन्होंने आलोचनात्मक संकेत दिया था। तो उनका भी बहुत बहुत आभार है इस आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए। और मैं समय मिला तो इस आयोजन के अंत में 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगा। तो इसी के साथ मैं सभी प्रतिभागियों और श्रोताओं का पुनः अभिनंदन करता हूं। मेरा अभिनंदन स्वीकार करें और हर्षिता जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच को आगे बढ़ाएं। हर्षिता जी। सभी आदरणीयों को प्रणाम। संतोष चौबे जी, लीलाधर मंडलोई जी, रामा जी, शिव जी, आशीष जी, आपका तकनीक के लिए विशेष आभार और सभी रचनाकारों का स्वागत और साझा संसार हॉलैंड की ओर से विशेष बधाई। माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम आज के कार्यक्रम आरंभ करते हैं। हमारे प्रथम रचनाकार, पेशे से मर्चेंट नेवी में कैप्टन और दिल से लेखक, आपका हिंदी उपन्यास इंडियापा विशेष चर्चित रहा है। यूट्यूब पर वीकेंड वाली कविता चैनल चलाते हैं। आपको सिंगापुर में हिंदी के योगदान को लेकर हाईली इनरिच पर्सनालिटी का पुरस्कार तथा कविता के लिए सिंगापुर में द्वारा पुरस्कृत किया गया है। स्वागत है विनोद दुबे जी। कृपया आप अपनी रचना यात्रा वृत्तांत से हम सबको रूबरू कराएं। विनोद दुबे जी। नमस्कार, मैं बिना विलंब किए शुरू करूंगा। मेरा नाम विनोद है, मैं मर्चेंट नेवी कैप्टन हूं और पिछले 6 साल से सिंगापुर में हूं। ये जो यात्रा मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? जी 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 जी। हाँ, तो ये जो यात्रा वृत्तांत है ये मेरी ढेर सारी एक है जब मैं इंग्लैंड गया था और एक लंबी ट्रिप थी और इंग्लैंड को लेके हम भारतीयों के मन में जो भावनाएं रहती हैं बचपन से, क्योंकि हमें सारी आजादी और वो सब हमने अंग्रेजों की सुनी थी, तो मेरे मन में कुछ सेटअप बने हुए थे। और फिर मैं वहाँ कुछ जिनसे मिला और इस तरह हालात हुए कि ये उसी मिलने के बाद ही मैंने रात को लिखी थी, जो मेरे दिल के बड़ी करीब है। तो मैं शुरू करता हूँ। नॉटिंघम, इंग्लैंड के कई शहरों में से एक। सच कहूं तो बचपन की तालीम इंग्लैंड शब्द के साथ मन में बिना कहे एक चमचमाती जगमगाती दुनिया का चित्र उकेर देती है। लेकिन कार से नॉटिंघम पहुंचने के रास्ते उस दिन मेरे वो सो कॉल्ड आधुनिक साज सज्जा से लबरेज इंग्लैंड सिर्फ नाम मात्र का दिखा। रास्ते भर दिखे तो सिर्फ सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले के दरीचों से मैदान और सदियों पुराने चर्च। एक ब्रिटिश महिला केटी, जो मेरी ड्राइवर भी थी, रास्ते भर मुझे चीजों को दस का तस सहेज कर रखने की अंग्रेजी परंपरा का बखान करती रही। पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी फैक्ट्रियां, पुराने घर यूं जाके रखे हुए दिखते रहे जैसे हमारे यहाँ खानदानी चीजों को धो पोंछ कर सास अपनी बहू को दे देती है। केटी 43 साल की एक अंग्रेज महिला,
विश्वास और मुस्कान से लैस चेहरा। केटी का स्नेहपूर्ण स्वभाव कर एक बार तो मेरे मन में ख्याल आया कि शायद इन्हीं की कोई दादी होंगी जो किसी जमाने में हमारे लगान वाले भुवन भैया को क्रिकेट खेलना सिखाते होंगे। यात्रा लंबी जरूर थी, पर यूपी के एक गांव और इंग्लैंड में पढ़े लिखे दो इंसानों लगभग अलग अलग इतना कुछ अनुभव साझा करने को था कि तीन आने लगे। जब केटी ने बताया कि उनकी पहली बेटी फ्रेया के पैदा होने के 2 साल बाद उन्होंने देव से शादी का निर्णय लिया, तो शादी से पहले बच्चे का ख्याल भर मेरे मन में भारती मुंह चियारते रह गई। खैर, इस उम्र भी अपनी शादी के दिनों का जिक्र उनके चेहरे पर जिस तरह शर्म और खुशी का भाव ले आया, मुझे राहत हुई कि चलो कम से कम कुछ तो कॉमन है। केटी की छोटी बेटी मैगी ने मां को बताया कि वो किसी मरीन से शादी करना चाहती है। 13 साल की बेटी ने मां को पढ़ाई लिखाई से का साफ साफ अपना बयान दे दिया है और मां को कोई एतराज नहीं। एक बार फिर मेरे संस्कार मुंह चियारते रह गए। बीच रास्ते भी आया। हमारे यहाँ ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान रास्ते में फोन वाले सारे काम बेझिझक निपटा लेते हैं, मानो ड्राइविंग तो उनका मुख्य काम है ही। हालांकि केटी के अंदर की मां अपने बच्चे से तुरंत बात करना चाह रही थी, पर काम के प्रति अंग्रेजी समर्पण ने उन्हें ऐसा नहीं दिया। मैंने उन्हें सलाह दिया कि ऐतराज ना हो तो मैं उनकी फोन को स्पीकर में डाल दूं ताकि वो ड्राइविंग करते हुए कर ले। मैगी की तीसरी कॉल पर वो मेरी सलाह मान गई। मैगी ने जब बताया कि वो अपनी बेल्ट को फिटिंग करने के चक्कर में और छेद करने के लिए स्क्रू ड्राइवर ढूंढ रही हैं, केटी ने हंसते हुए कहा कि तुम थोड़ा चॉकलेट क्यों नहीं खाती ताकि मोटी हो जाओ और बेल्ट में एक और छेद करने की जरूरत ना पड़े। फोन पर ही मैगी से मेरा परिचय आया। केटी के रास्ते भर की बातों के आधार पर जब मैंने मैगी से उसके किलिमंजारो ट्रिप के बारे में पूछा, तो वो जैसे एचबी का उसके ट्रिप के बारे में जानकारी होने सोचकर सख्त आ गई। केटी हंस पड़ी। माँ बेटी के बीच जो धारा प्रवाह बात हो रही थी वो सुनकर मजा आया। तुम बेटी होकर ऐसा कैसे कहती हो, जैसी बात मैंने एक बार भी उनके बीच नहीं सुनी। उनको दिख लग रहा है। मैंने केटी से अपने इतिहास के बारे में बताया कि किस तरह मुझे हर अंग्रेज में जनरल डायर दिखता है, हमारी किताबें किस तरह अंग्रेजों के जुल्म की कहानियों से पढ़ी। मुझे आश्चर्य हुआ जानकर कि केटी को अंदाजा भी कि कौन भगत सिंह है, कौन लक्ष्मीबाई, क्योंकि उनकी किताबों ने उन्हें पढ़ाया ही कुछ और है। उनकी किताबों ने उन्हें पढ़ाया कि अंग्रेज भारत जैसे कई उपनिवेशों में गए, उन्हें बहुत कुछ सिखाया। वो मानती हैं कि बदले में जरूर उन्होंने कुछ फायदे उठाए होंगे, पर उनकी किताबों में सिर्फ जहां लोगों को व्यथा सिखाई, शिक्षित बनाया और फिर चाहे। हम दोनों अपनी अपनी किताबों में पढ़ी धुर विपरीत बातों को सुनकर मुस्कुराते रहे। जब केटी ने कहा कि आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, तो मैंने प्रत्युत्तर में कहा कि इसका श्रेय भी आपके पूर्वजों को ही जाता है। इस बार हम दोनों जोर से एक साथ हंसे। मैं फूल कर कुप्पा था कि मेरी हाजिर जवाबी पर एक अंग्रेज महिला ने भी मुहर लगा दी थी। तो मैंने बताना ही शुरू किया। मुझे अरज हुआ जानकर कि वो मुझसे ज्यादा जानती। दिल में सोच खुदी हुई कि अब हमें अपने बारे में बताना नहीं पड़ती। हम भारतीयों के तेज दिमाग और लगन से काम करने की तारीफ अब करती है। मैंने एक और चीज का जिक्र किया जो मुझे इंग्लैंड में हमेशा दिख जाता है, हर चेहरे पर अंग्रेज होने का गर्व। केटी ने कहा कि वो मानती हैं कि बचपन से स्कूल और दादी नानी की कहानियों में यही सिखाया जाता है कि ब्रिटिश आर्मी सबसे मजबूत, ब्रिटिश रॉयल फैमिली सबसे अच्छी, ब्रिटिश लोग सबसे बेहतर। गर्व और अभिमान सिर्फ धागे भर का फर्क होता है। उस धागे के इस पार कितनी ईमानदारी से केटी ने स्वीकार किया था। हमारा रास्ता खत्म होने वाला था। चलते चलते केटी ने रास्ते भर की बातें शुक्रिया कहते हुए कहा कि मेरा अंदाजे बयान लेखकों जैसा है, मुझे कोई किताब लिखनी। मैंने उन्हें अपने लिखित उपन्यास इंडियापा के बारे में बताया, तो अब पहली बार केटी ने मुंह चियारा। केटी चाहती हैं कि जब भी मैं इंडियापा का अंग्रेजी अनुवाद करूं तो उन्हें जरूर बताऊं ताकि वो पढ़ सकें। हम नॉटिंघम पहुंचे। एक खूबसूरत सफर खत्म हो चुका था। हम दोनों ने बिना जजमेंटल हुए एक दूसरे की बातों को खुले मन से सुना, समझा और सम्मान दिया था। थोड़ी देर के लिए ही सही, मेरे मन में जनरल डायर और लॉर्ड डलहौजी की धुंधली तस्वीरों की जगह मुस्कुराती केटी ले ली थी। उम्मीद है कि केटी के मन में भी सर्प नचाते चुन्नीलाल की जगह एक भारतीय लड़के ने ले लिया होगा जो जितनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है उससे भी ज्यादा उसे अपने भारतीय होने पर गर्व। मेरे भाई करते, भाई आप तो गले मिलो, बाय पर से काम नहीं चलेगा। और फिर हम दुनिया की कई ऐसी मुलाकातों की तरह
फिर मिलेंगे कहकर विदा हुए, ये जानते हुए कि शायद फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। वाह, क्या बात है विनोद, बहुत बढ़िया विनोद भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर विनोद। बहुत वाह बढ़िया, विनोद दुबे जी, हम बहुत सब बढ़िया। नॉटिंघम भी घूम आए और हम समझ भी गए कि पहली बार जब हम विदेशी लोगों से मिलते हैं तो अक्सर इस जजमेंट का शिकार भी होते हैं। आपने बहुत अच्छा लिखा और बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हमारे दूसरे रचनाकार मूलतः बैतुल मध्य प्रदेश से हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट में कंप्यूटर अभियंता के तौर पर कार्यरत हैं और रेडमंड वॉशिंगटन में निवास करते हैं। आपने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया और आईआईटी कानपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन। हिंदी साहित्य विशेषकर कविताओं में बहुत रुचि रखते हैं और इनकी कई रचनाएं स्कूल व कॉलेज की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। स्वागत है मनीष गुप्ता जी आपका और आपकी रचना ए मेरे गांव की माटी। मनीष गुप्ता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत धन्यवाद। ये रचना मैंने लगभग 99-98 में भोपाल में ही सतपुड़ा भवन के सामने जो गार्डन है वहां बैठ के लिखी थी। तो चूंकि ये बहुत पुरानी रचना है तो आज आपको कुछ क्लीशे के शीशे अगर चुभे हैं तो कृपया माफ कर दीजिए। तो शुरू करता हूँ। तुम याद आती हो। महानगर की सड़कों पर चलते चलते ऊंचे ऊंचे इन कंक्रीट के चिनारों को निहारते हुए गर्दन में टीस होने लगती है। इन ईंट गारे के झुरमुटों के बीच से झांकती उदयमान सूर्य की स्वर्णिम रश्मियां जब इन आंखों को आलोकित कर देती हैं, तब कल्पना समान लंबी और निराशा सी काली डामरीकृत इन सड़कों से उठती हुई काली चमक जब इन आंखों को भेदती है। सड़क के किसी कोने में मिट्टी से इमारत बना देने की चाह में निरंतर प्रगतिशील किसी चींटियों के झुंड को देखता हूं, तब तीव्र आवाज से बिजली की गर्जन से प्रतिस्पर्धा करते और स्याहे धुएं से सावन के बादलों को चुनौती देते सड़कों पर अंधाधुन भागते इन दुपहियों चौपहियों के झुंड से जब श्रवण शक्ति क्षीण हो जाती है, इन मशीनी मार्गों की निरुद्देश भागदौड़ के मध्य चौराहे के किसी पेड़ पर किसी चिड़िया की कर्णपटल सहलाने वाली आवाज सुनाई देती है, तब अलिफ लैला के पिशाचों समान तिलिस्मी किसी फकीर के लबादे की तरह चितकबरे और तन ढांकने का असफल प्रयास करते हुए डिजाइनर कपड़ों को पहनने शहर की मॉडर्न जनता जब बचपन से संजोए संस्कारों में जहर घोलती है, इस आधुनिक अजायब घर के बीच नीली सफेद वर्दी पहने स्कूल की तरफ जाते बच्चों को देखता हूं, तब पेट्रोल डीजल के धुएं और गरीबों के नजदीक की बस्ती से आती हुई मिश्रित दुर्गंध से जब खो जाता है सांसों पर नियंत्रण, इस सब के बीच नवनिर्मित किसी इमारत की तराई से उपजी सौंधी सौंधी खुशबू जब वातावरण पर छा जाती है, तब इस महानगरीय चकाचौंध ऊंची इमारतों स्वप्न लोक से झिलमिलाती रोशनियों से जब मन ऊब जाता है, गाड़ी बंगले पैसों के सपने जो खींच लाए थे गांव से दूर इस रेशमी नगर में जब टूट टूट कर ध्वस्त होने लगते हैं, जब ज्ञात होता है इस चमक दमक के पीछे का खोखलापन, जब सुनाई देती है पश्चिमीकरण की भगदड़ में अनेक पैरों तले कुचलती हुई संस्कृति की चीत्कार, जब बोध होता है सफलता के सही अर्थों का, तब तुम याद आती हो। ऐ मेरे गांव की मिट्टी, तुम याद आती हो, सचमुच बहुत याद आती हो। बहुत वाह, सुंदर, बहुत सुंदर मनीष भाई, बहुत- वाह क्या बात, वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया मनीष जी। याद आता है रह रह के छोटा सा वो गांव, बरगद पीपल की वही प्यारी प्यारी छाँव।
तो हम प्रवासियों के लिए देश व गांव सदा एक अलग छाप मन में रखता है। आपने बहुत अच्छा लिखा और पढ़ा, बहुत आभार आपका। आगे बढ़ते हैं। हमारे तृतीय रचनाकार मूलतः राजगीर छत्तीसगढ़ से, आप अभी लग्जमबर्ग में अमेज़न में कार्यरत हैं। हिंदी साहित्य से गहरा लगाव है। कविता की पाठशाला सहित कई हिंदी साहित्य से जुड़े ब्लॉग के प्रति समर्पित हैं। विभिन्न पत्रिकाओं में कविताएं एवं लेख इनके प्रकाशित हुए हैं। स्वागत है मनीष पांडे जी आपका। कृपया हमें अपनी रचना पिंकू के नाम पत्र से लुभान्वित कराएं। मनीष पांडे जी। जी धन्यवाद। यह पत्र मेरे बचपन के साथी पिंकू को मैंने, उसका जन्मदिन 14 जनवरी को होता है, तो इसी जन्मदिन के पहले 23 दिसंबर सन 2019 को लिखा था। वह पत्र मैं आपके साथ साझा करता हूं। प्रिय मित्र पिंकू, मैं यहाँ कुशलता से हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की सदा कामना करता हूँ। तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है तो सोचा इस बार तुम्हें पत्र लिखूं और जन्मदिन की शुभकामना में कार्ड भेजूं। जब हम बच्चे थे तब कितने उत्साह से एक दूसरे के लिए जन्मदिन, दिवाली और नव वर्ष आदि के लिए कार्ड लिया करते थे। अब तो फोन से और व्हाट्सएप पर 1-2 लाइन का संदेश भेजकर ही औपचारिकता पूरी हो जाती है। पर इस तरह के संदेश में अपनेपन का वह भाव नहीं होता जो अपने हाथों से कार्ड देने और उसके बाद साथ बैठकर घर में खीर पूड़ी खाने से हुआ करता था। पत्र के शुरुआत में सोचने लगा था तुम्हें पिंकू ही लिखूं या अब प्रवीण लिखना चाहिए। अब हम बच्चे नहीं रहे, बल्कि 40 के पार हो गए हैं। तुम एक अधिकारी हो और मैं भी 7 समुंदर पार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता हूं। तभी मन में यह विचार आया कि यह पत्र प्रवीण श्रीवास्तव, राजस्व अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन के लिए नहीं है। ये तो बचपन के मेरे साथी पिंकू के लिए है। और इसी उधेड़पुन के बीच यह एहसास हुआ कि जीवन की आपाधापी में बचपन जाने कब पीछे छूट गया और पता भी नहीं चला। लगता है जैसे कुछ साल पहले की ही बात हो, जब हम लोग साथ पढ़ते थे और साइकिल से अपने शहर की गलियों में घूमा करते थे। वैसे तो हम 6 साथियों का दल था, लेकिन तुम और मैं कक्षा 6वीं से लेकर एमएससी करने तक सबसे लंबे समय तक साथ पढ़े। इस बीच जाने अनजाने कितनी नादानियां हुई, कितने बड़े काम किए। तुम मेरे जीवन में बचपन की मीठी यादों के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत विषयों के अभिन्न हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें मैं सभी मित्रों से अधिक अपना मानता हूं। तुम्हें पत्र लिखने का यह विचार सबसे पहले तब आया जब पिछले महीने मैं काम के सिलसिले में लंदन गया था। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने एयरपोर्ट से गाड़ी बुक किया था और जो कार मिली थी वो थी चमचमाती मर्सिडीज बेंज की सी क्लास, एकदम नई और चमचमाती। पता है, मुझे तो उस कार को चालू करना भी नहीं आया। तब एक पल में बचपन से लेकर अब तक का सारा समय आंखों के सामने आ गया और लगा कि कहां से कहां आ गया हूं। पर दुनिया में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है और मेरे लिए इस कामयाबी की कीमत है अपनों से दूरी। माँ बाप, भाई, तुम सभी मित्र, गांव घर, सबसे दूर होकर हासिल किए इस मुकाम के चमक दमक के पीछे सूनेपन का एक भाव हमेशा टीस बनकर चुभती है। पर जैसे अनंत समय तक खुश रहना संभव नहीं है, वैसे ही बहुत लंबे समय तक दुखी रहना भी संभव नहीं होता। नींद और भूख 2 ऐसी चीजें हैं जो कितने भी सुख और दुख को भेद कर आ ही जाती, और ये दोनों ही मनुष्य को जीवट बनाते हैं और इसी जीवट पने से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अपने शहर से निकलकर आज अमेरिका के रास्ते होते हुए यूरोप में रहने तक जिंदगी बहुत आगे निकल गई है। पलट कर समीक्षा करने से बार बार लगता है
कि काश मैंने ये किया होता या वो किया होता, पर बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता और हमें अपने चुनावों के परिणामों के साथ ही आगे बढ़ना होता है। विगत 13 वर्षों से भारत से बाहर हूं और इस बीच हसदो नदी से जाने कितना पानी बह गया होगा। लड़कपन से जवानी के रास्ते जिंदगी आगे बढ़ते जा रही है। अभी तक अपने माता पिता के सामने बच्चे होने का भाव गया भी नहीं था कि खुद मेरे 2 बच्चे मेरे सामने खड़े हैं। बड़ा वाला अब 10 साल का हो गया है, लगभग उस उम्र का जब मैं और तुम मिले थे। लो भला, पुरानी यादों में ही ये पत्र इतना लंबा हो गया कि कुछ नई बातें बताने का अवसर ही नहीं मिला। अगले पत्र में तुम्हें यूरोप से जुड़े हुए अपने अनुभव सुनाऊंगा। एक बार फिर जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित अब यह पत्र मैं अभी यही समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। तुम्हारा अपना मनु। क्या बात है, बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। दिल को छू लेने वाला पत्र था आपका, सच में से बहुत बढ़िया। बढ़िया है, चलिए। बहुत बढ़िया मनीष जी, बहुत सरल बात आपने कह दी और आपको सुनने के बाद लगा कि हम सबके भाव अक्सर एक ही जैसे होते हैं। और अब्दुल कादिर जी ने कहा था, आता है याद मुझको बचपन का वो जमाना, रहता था साथ मेरे खुशियों का जब खजाना। और आप जैसे मित्र सभी को प्राप्त हो, ऐसे पत्र प्राप्त हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारी चतुर्थ रचनाकार मंजुला ठाकुर जी, आप मूल रूप से दिल्ली से हैं और अभी अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में निवास करती हैं। आप साहित्य संध्या से जुड़ी हैं एवं कई कवि सम्मेलनों में रेडियो और प्रोग्राम में भाग लेती रही हैं। आपकी कई रचनाएं गर्भनाल पत्रिका में छपी हैं। मंजुला जी के बारे में आगे और क्या कहूं, मैं चाहूंगी कि उनकी रचना भूल बनी शूल स्वयं उनका उत्कृष्ट परिचय दे। मंजुला जी, आपका स्वागत है। मेरा सबको हार्दिक नमन। मैं रामा तक्षक जी एवं साझा संसार की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच से जुड़ने एवं अपनी रचना को प्रस्तुत करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। मेरी रचना एक मेरा अविस्मरणीय संस्मरण है, प्रस्तुत है। मेरे संस्मरण का जो शीर्षक मैंने दिया है वो दिया है भूल बनी शूल। बात सन 1975 की है। मेरे पति को ऑफिस की तरफ से जाम्बिया जाने का अवसर मिला। जाम्बिया अफ्रीका का एक देश है। सब घर वाले और सगे संबंधी बड़े खुश थे। हमारे परिवार का पहला मौका था कि कोई विदेश जा रहा था। घर में दो खुशियों का माहौल था, क्योंकि परिवार में एक नन्हे मेहमान का भी आगमन हुआ था, यानी मेरी बेटी जो मात्र कुछ ही दिनों की थी। मैं भी बहुत खुश थी, पर मन ही मन सोच रही थी कि पति के बिना कैसे रहूंगी, क्योंकि हमारा टिकट बाद में आने वाला था। यूं तो ससुराल में भरा पूरा परिवार था, पर पति की बात कुछ और ही होती है। मैं इनके बिना कभी नहीं रही थी। खैर, ये जल्दी टिकट भेजने का आश्वासन देकर चले गए। नियत समय पर मेरा और बिटिया अर्चना का टिकट इन्होंने भेज दिया। मेरी जाने की सब तैयारियां हो गई। मेरा यह हवाई यात्रा का पहला मौका था, और वह भी इतने छोटे बच्चे के साथ। खैर, यात्रा की समस्याओं को झेलती हुई मैं इनके पास लुसाका पहुंच गई। बड़ा सुखद था वह मधुर मिलन का समय। 3 माह के बाद मिल रहे थे हम। अर्चना को गोद में लेकर इनके तो आनंद की सीमा ही नहीं थी। पता चला इनकी पोस्टिंग पूर्वी जाम्बिया के एक शहर कसामा में हुई थी, जो कि इतना विकसित शहर नहीं था। हम 3 दिन लुसाका रुके और थोड़ा मार्केट भी घूमे। बड़े बड़े स्टोर देखे। लुसाका आखिर जाम्बिया की राजधानी है, तो चमक दमक भरपूर थी। खैर, हम अपने गंतव्य स्थान कसामा पहुंचे, जहां हमें रहना था। ऑफिस की तरफ से हमें जो घर मिला था वह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था। इतने बड़े बड़े कमरे, इतनी बड़ी रसोई और उसमें बिजली की बड़ी सी कुकिंग रेंज जो मैंने पहली बार देखी थी। अलग डाइनिंग रूम, पेंट्री और मकान के चारों तरफ काफी सारी खुली जमीन। बाप रे बाप,
इतना बड़ा मकान और रहने वाले हम 2.5 प्राणी। कसामा में कोई भी भारतीय ग्रोसरी नहीं मिलती थी, अतः हम लुसाका से ही ले आए थे। सब्जियां भी गिनी चुनी ही मिलती थी और हम ठहरे शाकाहारी। कुछ ही दिनों में लगने लगा कि हम किसी वनवास में आ गए हैं। वैसे तकरीबन 1 हफ्ते तक वहां पर रह रहे भारतीय परिवारों ने ही हमारा स्वागत किया और हमें एक एक करके चाय पर और कभी खाने पर बुलाया। हमें सांत्वना दी कि धीरे धीरे हमें भी इन अभावों में रहने की आदत हो जाएगी और धीरे धीरे हमें वहां पर सारे भारतीय परिवार अपने से लगने लगे। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। बस यही स्थिति हमारी भी थी। ये तो दिन में ऑफिस चले जाते, सारा दिन मैं अकेली अर्चना के साथ समय बड़ी मुश्किल से काटती। उस जमाने में ना टीवी था, ना वहाँ रेडियो पर कोई हिंदी प्रोग्राम आता था, ना कोई सिनेमा हॉल था और ना और कोई दूसरा मनोरंजन का साधन। बस एक छोटा सा बाजार था, वह भी 5 बजे बंद। घर में फोन था पर लोकल, वहां जान पहचान सीमित होने पर किससे बात करूं। इनको कभी कभी एक आध दिन को कसामा से बाहर दौरे पर जाना पड़ता था। यह मेरे लिए बड़ा ही कष्टकारी था। मैं अर्चना के साथ बिल्कुल भी इतने बड़े घर में अकेले रात को रहने को तैयार नहीं थी। एक भारतीय परिवार में चंद्रा जी से हमारी काफी घनिष्ठता हो गई थी। जब इन्हें दौरे पर जाना होता तो मुझे ये चंद्रा जी के घर छोड़ आते। उनका घर थोड़ा दूर था, गाड़ी से जाना होता था। ऐसे समय में हम दोनों बाहर की चाबी अपने साथ ले जाते, क्योंकि वह चाबी ही डुप्लीकेट थी, पर अंदर की चाबियों का एक ही सेट था। अंदर वाली चाबियां ये एक फूलदान में छिपा जाते थे, जो ड्राइंग रूम में ही सजा हुआ था। एक बार ऐसे ही इनको दौरे पर जाना पड़ा। हमेशा की तरह इन्होंने मुझे चंद्रा जी के घर सुबह सरकारी गाड़ी से छोड़ दिया और कहा कि ये अगले दिन रात तक आ जाएंगे। चंद्रा जी से इन्होंने कहा कि वह मुझे अगले दिन शाम को घर पहुंचा दे। अब मैं चंद्रा जी की पत्नी के साथ घुल भी गई थी और अर्चना भी उनके बच्चों के साथ अच्छे से खेलती रहती थी। वह वहाँ काफी पहले से रह रहे थे, तो समय समय पर हमारी मदद भी कर दिया करते थे। अगले दिन शाम को चंद्रा जी ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। मैं आश्वस्त थी कि रात को तो ये आ ही जाएंगे और कुछ समय तो खाना बनाने में ही निकल जाएगा। मैंने चाबी निकाली और बाहर का दरवाजा खोला। ड्राइंग रूम में आकर फूलदान में अंदर की चाबी देखने लगी, लेकिन ये क्या, फूलदान में तो चाबी थी ही नहीं। मैंने पूरा फूलदान पलट दिया, पर चाबी हो तो मिले। मेरा चेहरा एकदम फक पड़ गया। अब क्या करूं? दोनों बेडरूम उनके साथ टॉयलेट बंद, रसोई भी बंद, बस ड्राइंग रूम ही खुला हुआ था। पानी तक नहीं था पीने के लिए। मेरे दिमाग में बड़े बड़े उलझनों के पहाड़ उभरने लगे। शाम थी कि ढलती जा रही थी। जब मोबाइल तो होता नहीं था कि इनसे पूछती कि अब मैं क्या करूं। बड़ी उम्मीद से टेलीफोन के पास गई कि किसी आसपास रहने वाले भारतीय को फोन करूं और बताऊं अपनी व्यथा कथा। पर ये क्या, जैसे ही फोन उठाया तो पता चला फोन तो काम कर ही नहीं रहा। मेरे दिमाग का दही जम चुका था। वहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं था कि टैक्सी पकड़कर मैं चंद्रा जी के घर चली जाऊं। अब तो बस ऐसा मन कर रहा था कि जी भर के रोऊं। आंसू जैसे पलकों की कोरों पर ही धरे हुए थे। अंधेरा सा होने लगा था और अब अर्चना भी रोने लगी थी। अर्चना को अपना दूध पिलाते पिलाते सोचने लगी कि अब क्या होगा। इतने में ही मुझे ख्याल आया कि सामने की लेन में एक शख्स अब्राहम जी रहते थे। वह अकेले ही रहते थे। परिवार उनका हैदराबाद में रहता था। शायद उनसे मदद मिले, ऐसा सोचा मैंने। दिल इस ख्याल से भी डर रहा था कि मेरे पति किसी कारणवश अगर रात को नहीं आ पाए तो क्या होगा। सारी रात ड्राइंग रूम में बिना किसी बिस्तर की व्यवस्था के बच्चे के साथ कैसे गुजरेगी। बड़ी हिम्मत करके मैं घर के बाहर निकली और बाहर से ताला लगाया। अर्चना को गोदी में लेकर मैं पैदल ही अब्राहम जी के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खोला और मुझे देखकर हैरान हो गए। अंदर बुलाया। हमारा जमाना आज जैसा बोर्ड तो था नहीं। मुझे अंदर जाने में बड़ा ही संकोच हो रहा था। जैसा कि मैंने बताया, वह अकेले ही रहते थे, पर क्या करती। मैंने उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया और कहा कि वह अपने घर की सारी चाबियां ले चलें, कोशिश करके देख लें, शायद किसी चाबी से घर अंदर से खुल जाए। वह बेचारे वैसे ही कुर्ते और तहमद में मेरे साथ सारी चाबियां लेकर आ गए। उन्होंने पूरी कोशिश की, पर जनाब घर नहीं खुला। मुझे लगा जैसे आज मेरी सचमुच अग्नि परीक्षा है। हार कर वह बोले कि वो मुझे ना चंद्रा जी के घर छोड़ सकते हैं।
रात होने लगी थी। इस उपक्रम में मेरे मन में संग्राम चल रहा था, इस विचार से कि अब रात में मुझे अब्राहम जी के साथ अकेले जाना पड़ेगा। मेरा मन सहमत नहीं हो रहा था, तो क्या करूं, कोई विकल्प ही नजर नहीं आ रहा था। दिल इतना भारी हो रहा था अपनी विवशता पर, सारे भगवान याद आ रहे थे। मन की कश्मकश ने मेरे दिमाग को बिल्कुल शून्य कर दिया था। अब्राहम जी कहने लगे, आप घर का ताला लगाओ, मैं गाड़ी यहीं लेकर आ जाता हूँ। मैं भारी मन से ताला लगा ही रही थी कि मुझे घर की तरफ आती गाड़ी की 2 बत्तियां दिखाई दी और मेरे पति के ऑफिस की लैंड रोवर मेरे पास आकर रुकी और ये उतरे। मैं हतप्रभ सी इन्हें देखती ही रह गई और बस अर्चना को इनकी गोद में देकर उनसे लिपटकर मैं जो रोई कि सारे बांध जैसे टूट गए। हिचकियां थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी, जुबान जैसे अकड़ गई थी, एक भी शब्द मुंह से नहीं निकला। बड़ी मुश्किल से ये मुझे खदेड़ते हुए घर के अंदर लाए और चुप कराया। इतने में अब्राहिम जी भी वहां पहुंच गए थे। मैं जब तक थोड़ी शांत हो गई थी, ये अब्राहम जी से बातें करने लगे। इन्होंने बताया कि कल रात जब घर ताला लगाकर जल्दी जल्दी में वह सारी ही चाबियां अपने साथ ले गए थे, फूलदान में रखना भूल ही गए। जहां गए वहां फोन की कोई सुविधा नहीं थी, अतः कोई सूचना नहीं दे पाए। उनकी वह छोटी सी भूल मेरे लिए शूल बन गई, जिसकी टीस आज भी मैं महसूस करती हूँ। धन्यवाद। क्या बात है मंजुला जी, बहुत सुंदर मंजुला जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हृदय को छू गए मंजुला जी। नहीं, बहुत सरल, बहुत भाव से पूरा चित्रण हमारी आंखों के समक्ष था। कहते हैं भूल जाते हैं मुसाफिर रास्ता, लोग कहते हैं कहानी फिर भी। तो हमने पूरा चित्रण कर दिया। बहुत अच्छा लिखा आपने और पढ़ा। धन्यवाद, शुक्रिया। गद्य बोल रही हूँ, ज्यादातर मैं कविताएं ही लिखती हूँ और अपनी गजल या नज्म वगैरह पढ़ती हूँ मैं। नहीं, पर धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा आपने गद्य बहुत अच्छा पढ़ा और लिखा। मतलब मुझे नहीं लगा कि ये आपका प्रथम था। बहुत सुंदर। ये तो रामा जी का प्रेरणा है, मतलब इन्होंने ही कहा तभी मैंने लिखा है। जी जी जी। आगे बढ़ते हैं। हमारे पंचम रचनाकार हैं राजेंद्र सूरज जी। तेरे लहजे से हौसला पाकर गुनगुनाने लगी हयात मेरी, मैं बस इंसानियत का कायल हूँ, पूछते क्या हो जात पात मेरी। तो ये मुझे जरूर कहना था मुनि नरवर की राजेंद्र जी के लिए। ये उदयमान कलाकार हैं और आप रायबरेली के जन्मे हैं, मेरी ससुराल है, इसलिए मेरे लिए आप माननीय हैं। मेरी ओर से विशेष स्वागत और बधाई। आपको बहुत से कार्यक्रमों में मैंने सुना भी है। आपकी रचनाएं श्रेष्ठ होती हैं और साथ ही मार्मिक भी। बिना किसी विस्तारित विवरण के मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हम सबको अपनी कहानी गुरु दक्षिणा से परिचित करवाएं। राजेंद्र सूरज जी। आभार हर्षिता जी, बहुत बहुत आभार। और मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथियों का मैं वंदन करता हूँ, जिसमें वाजपेयी जी हैं, चौबे जी हैं, मंडलोई साहब हैं और अमृत अक्षय साहब का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। और वाजपेयी जी से मिलकर आज ऐसा लग रहा है, कल भी उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, जैसे कोई गली के क्रिकेटर को लंच और डिनर 2 बार तेंदुलकर जी मिल जाए, ऐसा लग रहा है मुझे। तो थोड़ा भाव विभोर हूँ। मैं शुरू करता हूँ इस कथा गुरु दक्षिणा को। एक कहानी है मेरी। सदाशिव मिश्र अर्थात आचार्य जी, पूरे रायबरेली जिले में उनकी गणती प्रतिभा का डंका बजता था। कोई उन्हें आर्यभट्ट कहता तो कोई उन्हें रामानुजम के नाम से नवाजता। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य देश को सुदृढ़ करने हेतु अभियंताओं की एक अजेय फौज तैयार करना था, जिससे भारत प्रगतिशील हो, अमेरिका और रूस की आंखों में आंखें डाल सके, जर्मनी की गुणवत्ता को भेज सके और मेड इन जापान को भी चुनौती दे सके। सचमुच आत्मनिर्भर भारत। उनके लिए सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ाना नौकरी करना नहीं था, अपितु राणा प्रताप, शिवा और भगत सिंह वाले जुनून से सजा राष्ट्र समर्पण था। मैंने उन्हें पहली बार 11वीं कक्षा में प्रवेश के दिन देखा था। उनका व्यक्तित्व देखकर मैं अवाक हो गया था। जब मैं उन्हें पुनः देखता, बस देखता ही रह जाता। हवा सी चाल, खादी का कुर्ता, दूधिया सफेद धोती, जिसका एक शिरा उनके दाहिने हाथ में सदा रहता था। चेहरे पर तपस्वियों वाला तेज और आभा में मस्तक पर चमकता रक्ताभ तिलक।
ये सब उन्हें विद्यालय में अलग पहचान देने हेतु पर्याप्त था। अमूमन हर सुबह जैसे ही विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करते, उनके प्रिय छात्रों का समूह उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए विद्यालय के द्वार पर ही पंक्तिबद्ध रहता था। अगले 15-20 मिनट उनकी वाणी से मात्र ओज भरा यशस्वी भव गूंजता था। जितनी श्रद्धा से छात्र उनका चरण स्पर्श करते, उतने ही स्नेह से वे उनके सर पर हाथ रखते। यह 1990 की बात है। इस बार कक्षा के 100% उनकी कक्षा के 100% छात्रों को किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था। कॉलेज प्रबंधन इस बात से फूला नहीं समा रहा था। अभी इस गौरव की मिठास का स्वाद मुंह में ठीक ठाक घुला भी नहीं था कि स्टाफ मीटिंग में कॉलेज के मैनेजर समरेश सिंह जी ने तंज कस दिया। आचार्य जी, ये लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज का भौकाल बना के कब तक मलाई खाओगे? अब जरा कुछ लौंडे आईआईटी में भी पहुंचाओ तो जाने आपकी गणितज्ञता। सारा स्टाफ रूम अचानक सन्न हो गया। आज तक किसी की मजाल नहीं हुई कि आचार्य जी से ऐसी गुस्ताखी कर जाए। आचार्य जी की विश्वामित्री आंखों में रक्त उतर आया। ठाकुर समरेश, अब मैं इस स्टाफ रूम में उसी दिन कदम रखूंगा जिस दिन सर्वोदय इंटर कॉलेज का छात्र आईआईटी का आमंत्रण पत्र मेरे हाथ में रखेगा। अगले दिन की 12वीं की गणित कक्षा गणिताचार्य के बजाय द्रोणाचार्य की कक्षा लग रही थी। उन्होंने कक्षा में घुसते ही प्रश्न किया, कौन कौन जानता है आईआईटी के बारे में? बिजली के झटके की तरह लगभग सारे के सारे हाथ ऊपर चले गए। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, तुम में से कौन जाना चाहता है आईआईटी? आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस बार चाहते हुए भी आचार्य के डर के मारे हाथ नीचे नहीं गए। फिर उन्होंने चेतावनी दी, पता है ना कि 0.5% से भी कम परीक्षार्थी इस अग्नि परीक्षा को पार कर पाते हैं। इस भविष्यवाणी के बाद सिर्फ 2 हाथ खड़े रहे। गिरीश मिश्रा, इस जगत में उनका एकमात्र प्रतिरूप, उनकी आंखों का तारा, उनका सुपुत्र, और दूसरा भीखू पासी, आखिरी बेंच पर बैठा तेल से सने कपड़ों वाला मरियल किताबी कीड़ा। ये नाम आचार्य के मन में पहले से ही थे, पर कक्षा के समक्ष यकीन करना चाहते थे बस। अगले दिन आचार्य की दहलीज में विशेष कक्षा की शुरुआत हुई। नारियल फोड़ने के पूर्व आचार्य ने फिर उसी आक्रोश में ठाकुर समरेश को दी गई अपनी भीष्म प्रतिज्ञा दोहराई, मैं कॉलेज के स्टाफ रूम में तभी पैर रखूंगा जब मेरा छात्र आईआईटी का आमंत्रण पत्र मेरे हाथ में रखेगा। इसे अपने मस्तिष्क पर अंकित कर ले। इसके आगे न दोनों का साहस था कुछ पूछने का और न आचार्य ने कुछ बताना आवश्यक समझा। उन्हें अपने सुपुत्र गिरीश और भिक्षुक से आशा से ज्यादा अपेक्षा थी। इस तरह अगले 4 महीने आचार्य का दहलीज आईआईटी क्रैक करने का वॉर रूम बन गया। किताबें, पत्रिकाएं, पास पेपर्स से दब गया। आचार्य की अस्मिता की लड़ाई के बीच गिरीश और भिक्षु का सामर्थ्य हर पल परीक्षा देने लगा। बीतते दिनों के साथ गिरीश कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह उसी बोझ में घटता गया और भिक्षु उस गहन श्रम में भी शुक्ल पक्ष के शशि की तरह उगता गया। उसकी दिवाकर तुल्य मेधा के समक्ष गिरीश मात्र एक जुगनू लगने लगा। आचार्य की पैनी निगाह को यह अंतर साफ नजर आ रहा था। परीक्षा से कुछ दिन पूर्व आचार्य की इस आशंका ने उन पर प्रहार किया। क्या उन्हें अपने प्रण को पूर्ण करने के लिए एक निम्न जाति के शूद्र की आवश्यकता पड़ेगी? उनके निश्चल मन पर पहली बार उनके ब्राह्मणत्व ने चोट की, गहरी वाली चोट। आचार्य शिथिल हो गए। उनका ब्राह्मणत्व जो अभी अभी उनके अंतर्मन में जन्मा था, पलक झपकते ही मोह के भस्मासुर सा अट्टहास करने लगा था। गिरीश की असहनीय भावी असफलता का संदेह भिक्षु के लिए विष का जन्म ले चुका था। अगली सुबह जब भिक्षु ने दरवाजे पर दस्तक दी तो आचार्य ने उसे दुत्कार दिया, आज से यहाँ कोई कक्षा नहीं होगी। निराश भिक्षु ने कुछ कहने और पूछने का साहस न हुआ। अगले कुछ दिनों तक यही क्रम चला। आईआईटी के प्रवेश की परीक्षा के दिन जब वो आचार्य का आशीर्वाद लेने आया तो उस समय भी वही दुत्कार मिली। अपमान से ज्यादा उसे आचार्य का द्वेष व्यथित कर रहा था, पर अब तक उसने इसे भी अपनी परीक्षा मानकर स्वीकार कर लिया था। कुछ महीनों पश्चात जब आईआईटी के परिणाम आए तो गिरीश मिश्रा की रैंक थी 25,000
और भीखू की 25। इस परिणाम ने जहां आचार्य की भीष्म प्रतिज्ञा अवश्य पूरी की, गिरीश की निष्फलता ने आचार्य को और विषाक्त कर दिया। समय आगे बढ़ा और आचार्य का वह ढलान की ओर। गिरीश जैसे तैसे बीए पास करके ठेकेदारी करने लगा और भीखू अब तक आईआईटी दिल्ली से नासा तक पहुंच चुका था। आचार्य की धर्मपत्नी, जो उनके व्यक्तित्व का आधार स्तंभ थी, उनके रिटायरमेंट से पहले ही स्वर्ग सिधार गई। गिरीश को बाप की ऐंठ कभी रास नहीं आई। अब वह स्वच्छंद था, रंगरलियां और अयासी उसके नित्य कर्म थे। बहू के लिए आचार्य अब महज पेंशन कमाने वाले यूजफुल बुढ़ऊ मात्र थे। आचार्य का रूपदार व्यक्तित्व ढलते सूरज की तरह दयनीय हो गया था। रही सही कसर फालिस ने पूरी कर दी। अब व्हील चेयर उनका एकमात्र सहारा थी। उनके कुंठाग्रस्त मन को बस अब यमराज के आगमन की प्रतीक्षा रह गई थी। एक दिन आचार्य के दरवाजे पर कुछ अपरिचित सी हलचल हुई। कुछ लोग कारों से उतरे। काले सूट में एक युवक आगे आकर उनकी व्हील चेयर के सामने दंडवत गिर पड़ा। गुरुजी, मैं भीखू हूं। उसकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बह रहे थे और आचार्य विस्मय और लज्जा के भंवर में डूब रहे थे। मैंने दुनिया में न जाने कितनी सफलताएं प्राप्त की, पर आपकी स्वीकृति बिना सब की सब अपूर्ण रही। आज मैं आपका आशीर्वाद लेने और अपनी गुरु दक्षिणा देने आया हूं आचार्य। मुझे आज मत दुत्कारना। भीखू ने उनके समक्ष कुछ पन्ने रख दिए। आपकी अनुमति चाहिए गुरुवर। सदाशिव मिश्र राष्ट्र निर्माण संस्थान, हाँ, ये यही आपके गांव में बनेगा और देश के लिए आपने जो स्वप्न देखे थे उन्हें पूरा करेगा। आचार्य ने अब तक भीखू को अपने गले से लगा लिया था। उनकी आंसुओं की गंगा में उनका सारा ब्राह्मणत्व और सारा शूद्रत्व एक तिनके की तरह बह गया था। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कहानी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आपने बोली, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, दिल को छू गई। सुंदर, बहुत अच्छे राजन जी। बहुत आभार चौबे साहब, आपके मुख से सुनकर बहुत प्रसन्न जी। बहुत बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, बहुत। आगे बढ़ते हैं। हर किसी की है ज़बानी दोस्ती, क्या किसी की आसमानी दोस्ती, थे मुसाफिर दो अलग रास्तों के हम, हो गई बस न कहानी दोस्ती, ढूंढता है हर रिफाकत में नई, दिल हमेशा एक पुरानी दोस्ती। फरोग जैदी की इन पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ हमारे दोस्त, हमारे साझा संसार के महत्वपूर्ण स्तंभ शिव जी का। आप सब इनसे वाकिफ होंगे, ये नीदरलैंड्स एम्बेसी में कार्यरत हैं और आप जितना सुंदर लिखते हैं उतना ही प्रिय पढ़ते भी हैं। वैसे तो आपको किसी परिचय की जरूरत नहीं और मैं इसमें समय बर्बाद भी नहीं करूंगी, आपको सब सुने ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वागत है शिव जी, मंच आपका। बढ़िया, मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगी और बस मंच आपका है, आप आए और अपने बारे में नहीं करते हुए मैं शुरू करना चाहूंगा। और आदरणीय संतोष चौबे जी, लीलाधर मंडलोई जी, मधुसूदन आनंद जी, रामा जी और वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, सुश्री रेखा कस्तवार जी जिनको अभी अभी सुना, देश विदेश से जुड़े कई जाने माने साहित्यकार और सुधी श्रोताजन, सबको मैं साझा संसार की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कुछ कहने से पहले ये भी बताना चाहूँगा जल्दी से कि गद्य में कभी लिखा नहीं है मैंने, एक दो बार के अलावा, और ये मेरा पहला प्रयास है, तो आपका आशीर्वाद बताएगा कि मैं इस विधा को भी अपना सकता हूँ या नहीं। और मैं शुरू करता हूँ। ये इसका टाइटल है मेरी पहली विदेश यात्रा। मैं शुरू करता हूँ। बात भले ही 20 वर्ष पुरानी है, मगर यकीन मानिए ऐसा लगता है मानो कल की बात हो। वर्ष 2000 का अप्रैल माह, दफ्तर में जरूरी कामकाज निपटाने में तल्लीन था, तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठाया। दूसरी तरफ मेरे वरिष्ठ अधिकारी जो साउथ ब्लॉक किसी जरूरी मीटिंग से निकल एक दूसरी मीटिंग में जाने के लिए उद्यत थे, मुझे इत्तला की मैं अगले सप्ताह पेरिस जाने के लिए जरूरी तैयारी कर लूं। महामहिम राष्ट्रपति का फ्रांस दौरा है और आपको वहां पहुंचकर जरूरी प्रबंध देखना है। आदेश जारी कर दिया गया है, शाम तक मिल जाएगा, बाद में बात करते हैं। ऐसा कह फोन काट दिया। मेरे कानों पर मुझे सहसा विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरे लिए आश्चर्य और सपनों को साकार करने वाली खबर भी थी।
जिन देशों के सैलानियों को भारत में पर्यटक स्थलों में देखकर आश्चर्यचकित होता था और उनके रहन सहन के बारे में काफी सारे प्रश्न मन में उभरते थे। आज तक मैंने अपने जीवन में आसमान में सिर्फ चिड़ियों को उड़ते देखा था, और हवाई जहाज तो क्या, रेलगाड़ी के एसी कोच में भी कभी यात्रा नहीं की थी। हाँ, बचपन में चलती बैलगाड़ी के पीछे खूब लटकता रहता था, और अभी तक वो सारी कहानियां मुझे याद हैं। और अचानक चिंतन के सारे आयाम बदल गए थे। शरीर की सभी इंद्रियां मानो हवाई अड्डा, हवाई जहाज, एफिल टावर, वीवीआईपी ट्रीटमेंट और पेरिस की फिल्मों में दिखाई हसीन शाम के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई। मन कर रहा था कि मैं नाचूं, चिल्लाऊं, दोस्तों को बताऊं, सब कुछ चिल्ला चिल्ला कह देने का मन था। मगर अगले ही पल जैसे एक जिम्मेदारी का बोझ, महामहिम के दौरे के प्रबंधन की महत्ता का प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर हावी होता चला गया, और मैं संयत होने की कोशिश करने लगा। शरीर के इसी आंतरिक संघर्ष के चलते मेरे कान गर्म हो गए। मैंने गिलास से घटाघट पानी पिया और पासपोर्ट ऑफिस को पासपोर्ट के लिए और फ्रेंच दूतावास में वीजा फॉर्म की जानकारी के लिए फोन घुमाने लगा। पासपोर्ट कार्यालय विदेश मंत्रालय के अधीन है, सो पासपोर्ट उसी दिन जारी कर दिया गया, जिसे अगले दिन फ्रेंच दूतावास में वीजा औपचारिकताओं के लिए जमा कर दिया। राजनयिक पासपोर्ट पर सरकारी यात्रा के लिए वीजा भी आपसी करार की तरह तुरंत जारी करने का प्रावधान है, और मेरे केस में भी ठीक ऐसा ही हुआ। वीजा भी एक ही दिन में देर शाम जारी कर दिया गया। इस मरहले को पार करने के बाद मुझे लगा कि आधी जंग मैंने जीत ली है। मेरा मस्तिष्क फिर से हवाई जहाज और पेरिस के रंगीन सपनों की ओर धीमे धीमे बढ़ने लगा। वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं। मुझे महामहिम की उपस्थिति में प्रोटोकॉल के बारे में अच्छी तरह से ज्ञात था, और इससे तो क्योंकि मेरे पास बंद गला कोट नहीं था, और ऐसी सरकारी यात्राओं में भोज के लिए शामिल होते वक्त या अन्य खासे मौकों हेतु जरूरी होता है। अतः मैंने अपने मित्र से करोल बाग चलने के लिए आग्रह किया। सारे मित्र इस खबर को सुनकर उत्साहित थे, तो सारे ही चलने को तैयार हो गए, और दफ्तर से करोल बाग तक की भीड़ भरी सड़क, बहरा कर देने वाले मोटरसाइकिल के लगातार बजते हॉर्न और कारों के प्रदूषण भरे काफिले को चीरते हुए हम करोल बाग ऐसे पहुंचे जैसे किसी युद्ध की तैयारी में सारे दोस्त सरहद पर पहुंच गए। जो दर्जी था वो मेरे एक दोस्त का जानकार था, तो उसने हमें हाथों हाथ लिया और दुकान पर कपड़ा खरीदा, कोट का माप दिया, और तत्काल सेवा के तहत रातों रात बंद गले का कोट बनवाया। अगले दिन सुबह एयरपोर्ट पहुंच गया। फ्लाइट की चेक इन व अप्रवासन की औपचारिकता करते समय मैं अपने चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था कि कोई तो जानने वाला मिल जाए, कोई परिचित ही देख ले कि आज मैं उड़ान पर जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ। लेकिन वहां कोई परिचित नहीं मिला। आखिर जहाज में बैठकर भी मैं अपनी कुर्सी के चारों ओर एक एक नजर मारता रहा, और जब जहाज को मैंने पीछे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि जिस जहाज को मैं सोचता था कि एक डिब्बे के बराबर होगा या ज्यादा से ज्यादा एक छोटे कमरे के बराबर, एयर फ्रांस का वो एयरक्राफ्ट बड़ा लंबा लगा। पीछे देखने में लग रहा था 3-4 कमरों का सफर, ना खत्म होने वाला सफर। और उस पूरे जहाज की संरचना को देख के मुझे बहुत ही अनोखे आनंद की अनुभूति भी हुई, क्योंकि ये मेरे लिए एक बिल्कुल पहला ही अनुभव था। हवाई यात्रा का आनंद अविस्मरणीय है। पेरिस एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते हवाई जहाज गड़गड़ाहट के साथ रुक गया और हम बाहर निकले। पेरिस उतरने पर वहां एक नजारे एक से एक बढ़कर नजरों को चुरा रहे थे। पेरिस का मुख्य आकर्षण एफिल टावर थी। मैंने वहां क्रूज में शेयर भी की, नोत्र डेम चर्च भी गया, और पेरिस की स्ट्रीट आर्ट के नजारों का भी आनंद लिया। पेरिस चित्र का भी शहर है, लिहाजा जब आप गलियों से गुजरेंगे तो चारों तरफ आपको खूबसूरती का एहसास होगा। तरह तरह के खूबसूरत इत्र, तरह तरह के फूलों से बनाए हुए इत्र वहां हर दुकान पे आपको बेचे जाते हुए मिलेंगे। और फिर मैंने वहां सेंट मार्टिन कैनाल का नजारा भी देखा जो अद्भुत था। सेंट चैपल भी देखा। ये खास तरह का चर्च था। इसकी ऊंची ऊंची खिड़कियों पर बाइबल के चित्र उकेरे गए थे, जो मुझे निश्चित रूप से एक नई दुनिया में ले गई। और फिर मैंने मॉलेन रोक थिएटर भी किया और वहां का जो विश्व प्रसिद्ध नृत्य है उसका भी आनंद लिया। सेन नदी के नौका भ्रमण की तो बात ही क्या, हम सारे दोस्त जो वहां दूतावास के भी जिसमें अधिकारी शामिल थे, वो सब एक साथ उसकी सैर हम लोगों ने की, और उसमें ऑडियो सिस्टम दिया गया था जो कई भाषाओं में अनुवाद भी कर रहा था। तो फ्रेंच में, इंग्लिश में और भी कई भाषाएं थी, तो हमें उसके बारे में जानने का कोई दिक्कत भी नहीं हुई। टूलिस में एयरबस फैक्ट्री को सरकारी तौर पर देखने का मौका मिला।
फ्रेंच लोग अपनी भाषा को बहुत सम्मान देते हैं और साधारणता अगर आप अंग्रेजी में उनसे कोई सवाल जवाब करते हैं तो वो फ्रेंच में ही जवाब देना पसंद करते हैं, जब तक कि आपका आग्रह न हो। वहां के सार्वजनिक स्थानों की सफाई ने निश्चित रूप से मन मोह लिया। टॉयलेट इतने साफ थे कि बैठ के आराम से अखबार पढ़ लिया जाए, और बार बार दिल्ली के प्रतिबिंब भी समानांतर उभरते रहे। सार्वजनिक शौचालय, दिल्ली के पेशाब टट्टी की बदबू, सदन, कोनों और सीढ़ियों में पानों की पीक, बिल्कुल सोचने को विवश था कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। गली सड़क में चलते हुए लोग हाथ में प्लास्टिक गिलास से कॉफी पीकर, सैंडविच खाकर, नैपकिन को सजगता के साथ कचरेदान में बड़ी बढ़िया तरीके से उपयोग करते मैंने उनको देखा। पेरिस के अतिरिक्त 2 अन्य शहर टूलोस और मार्से भ्रमण का भी आनंद लिया, और जब वापस प्रस्थान किया दिल्ली के लिए और जब एयरक्राफ्ट पर बैठा तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि जैसे जीवन का वानप्रस्थ आ गया हो। जीवन में क्या अच्छा बुरा हुआ इन 15 दिनों की यात्रा में, सभी कुछ एक तरह से उसका रिव्यू करने लगा। और धीरे धीरे जहाज आगे दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में नीचे मैं देख रहा था, खिड़की के पास बैठा था, मरुस्थल, जंगल, हरे भरे बाग सारे निकलते जा रहे थे। और इसी दौरान मुझे याद भी आया अपने बचपन के वो दिन, और वो मेरा दोस्त हरिया जिसके साथ में मवेशी चराता था। और जब भी कोई जहाज गुजरता था, जब तक वो ओझल नहीं हो जाता था, मैं उस जहाज को देखता रहता था और उससे मैं कहता था कि देखो मैं ऐसी नौकरी करूंगा जिससे जहाजों पे जाऊंगा। हालांकि उस समय तक मुझको कोई इल्म नहीं था कि मैं विदेश सेवा में आऊंगा। और मेरा दोस्त भी कहता था तुम बाबू बन जाओ तो मुझे भूल मत जाना। वो घटना याद आई। और फिर पेरिस की एक और घटना याद आई। मेरा एक साथी जो वहां की ट्रेन यूज करके आ रहे थे तो उनकी जेब काट ली गई। ये घटना भी याद आई। अमूमन मुझे लगता था कि शायद यूरोप में ऐसी घटनाएं नगण्य होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर एक खास घटना भी याद आई। जब मैं पेरिस में दौरा समाप्त हो चुका था महामहिम का, उसके बाद मुझे 2 दिन और वहां रुकने के लिए मिले थे बाइंड अप करने के लिए। तो वहां एक लोकल पुंडचेरी एक युवा लड़की, नॉर्मली वहां पुंडचेरी के कई लोग हैं पुडुचेरी के, उनसे दोस्ती हो गई थी। मैं भी चूंकि उस समय शादीशुदा नहीं था तो एक आकर्षण भी होता है। तो उन्होंने मुझे उन 2 दिनों में सारा पेरिस घुमाया। और उस दौरान की एक घटना जो मुझे बार बार याद आती रही कि पेरिस शहर के बाहर रात के समय सड़क पर यातायात पुलिस ने रोक लिया। और मेरी जो मित्र वो इस यातायात पुलिस कर्मी को बड़ी अच्छी तरीके से जानती थी और उनके साथ कॉफी भी पिया करती थी। और वो फ्रेंच में आपस में कुछ कह रहे थे, लेकिन फ्रेंच पुलिस अधिकारी ने मेरे उस मित्र को कार में बेल्ट न बांध के ड्राइव करने का चालान काटकर पर्ची उनके हाथ में थमा दी। मेरे मित्र उनसे फ्रेंच भाषा में कुछ जिरह भी करते रहे। बाद में मैंने उस मित्र से पूछा था कि भाई क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति को मैं अच्छी तरीके से बरसों से जानती हूँ, मेरी अच्छी पहचान है, और ये कह भी रहा था कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन साथ में कह रहा था कि हमारी दोस्ती पक्की है मगर मेरी ड्यूटी के बाद। तो मैं यहीं अपनी इस लघु कथा को विराम देता हूं, और इससे संबंधित कई सारी कथाएं हैं जो आगे कोई मौका मिलेगा, क्योंकि समय की सीमा इतना ही इजाजत देती है। तो मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शिव मोहन जी, बहुत ही अच्छी लघु कथा थी आपकी। और उसमें दिल्ली का विवरण सुन के और भी मजा आ गया, क्योंकि मैं भी दिल्ली से ही हूँ। और गद्य आप दबा के लिखो शिव भाई, आप गद्य एकदम पारित हो गया। आपका हौसला मिल गया सर। बहुत बढ़िया शिव सर, लिखते रहिए। कविताएं तो आपकी पढ़ते ही है, गद्य में भी मजा आया। बढ़िया जी, मैं जरूर करूँ। बहुत बहुत बढ़िया शिव जी, बहुत बढ़िया आपने लिखा और पढ़ा। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सप्तम रचनाकार हैं राजेंद्र शर्मा जी, अलवर राजस्थान से। आप फिलहाल मुंबई में बालाजी टेलीफिल्म्स में हेडिंग सिनेमेटोग्राफर हैं। आप बॉलीवुड में सिनेमेटोग्राफर, राइटर, क्रिएटिव डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और न जाने कितनी विशेषताओं से परिपक्व हैं। तो राजेंद्र शर्मा जी कृपया आए और आगे बढ़ाएं। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सीधा मैं अपनी रचना पे आता हूं। मेरे गांव की बात, ये कविता नहीं
एक कहानी है बाल मन पर गहरे गुदे विचारों की, संस्कारों की। एक पारिवारिक समारोह में किसी करीबी रिश्तेदार ने पूछा था उससे, बेटा बड़ी होकर क्या बनोगी? उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, दुल्हन। यह सुनकर सब जोर से हंसी है। सबको हंसता देख वह भी हंसने लगी। पर सब तो उसकी मासूमियत पर हंस रहे थे और वो सब हंस रहे थे इसलिए। सबके शांत होने पर फिर उस करीबी रिश्तेदार ने उससे पूछा, किसकी? उसने फिर बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, एक फौजी की, जिसके हाथों में बंदूक होती है, जो हमारी रक्षा करता है। यह कहकर वह हंसने लगे, पर इस बार सिवा उसके कोई और ना हंसे। उसने बचपन में अपनी नानी से, अपनी दादी से, अपने नाना से, अपने दादा से बहुत किस्से सुने हैं फौजियों की बहादुरी के, उनके हौसलों के, उनकी हिम्मत के, उनकी कुर्बानियों के। आज उसी की सगाई है। यह बात भी उसकी नानी ने ही उसकी ससुराल से आई औरतों को चटकारे ले लेकर सुनाई। लड़का फौज में है, वो मिली नहीं है कभी उससे, सिर्फ फोटो ही देखा है। हाँ कह दी। अगले महीने छुट्टियों पर आ रहा है। सगाई समारोह शुरू ही हुआ था कि एक समाचार सनसनी की तरह यहाँ वहां फैल गया। अब उन रस्मों और आवाजों में किसी का भी मन ना था, जिनकी अदायगी वहां चल रही थी। बीच में ही उसके वापस लौटने तक टाल दिया गया। ये समाचार उसके पास भी बेमौसम की बारिश सा पहुंच गया, जो अक्सर ऐसे अवसरों पर अस्त व्यस्त कर देती है सब व्यवस्थाओं को। उन बच्चों के मार्फत जिनके बीच नायक थी वो, बिना वक्त जाया किए वो आ गई थी वहां जहां इधर और उधर दोनों तरफ की औरतें विचार कर ही रही थी इस नई परिस्थिति पर। उसकी आंखों में करुणा थी, पर उसके चेहरे पर एक विश्वास भी था। एक पल उसने सब पर नजर डाली और इसी करुणा और विश्वास के सहारे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया था उनसे, अपने होने वाली सास से, आपकी जब भी बात हो उनसे कहना मन से अपना फर्ज पूरा करें। इंतजार करूंगी मैं। उनके नाम की जो मेहंदी रचाई है उसे मिटने ना दूंगी। और कहना जब जीत कर लौटें पहले मेरे गांव। सब पहले की तरह चलने लगा। वह सुबह जल्दी उठकर गाय को चारा डालती, बछड़े को दूध चुखा लाड़ लड़ाती, पक्षियों को दाना डालती, उनके लिए पानी भरती, चींटियों को मीठा आटा डालती, सूरज को जल देती, मंदिर की परिक्रमा करती, अपने द्वार पर आए याचक को भी कुछ न कुछ अवश्य ही देती। इन सबसे अलग अब उसका ध्यान उस कौवे की ओर भी जाता जो सुबह सुबह उसके घर की मुंडेर पर काव काव करता आ बैठता। वो उसे भी घी गुड़ देती। ये सब वह पहले भी करती, पर स्वभावगत। तब उस पर किसी का इतना ध्यान भी न था। बस फर्क इतना ही था, तब उसने इन सब में कुछ ढूंढा ना था, अपने लिए कुछ चाहा ना था। अब इन सब में वह अपने लिए एक उम्मीद देखती है और उसके लिए दुआएं, आशीर्वाद। पूरा घर, पूरा गांव उसकी खुशी में खुश था, उसके दुख से दुखी। सब उसके लिए दुआएं करते, उसे खूब खूब आशीर्वाद दे। वो समय मिलने पर सहेलियों से अपने हाथों की मेहंदी गाड़ी करवाती, बाड़ी की छत पर जा खेतों में नाचते हुए मोरों को देख खुश होती। देर तक उस कच्ची सड़क को निहारती जो शहर से उसके गांव की ओर आती है। ढलती हुई सांझ को देखती, समय को बीतते देखती।
महीना बीत चुका था, उसका कोई समाचार ना मिल पा रहा था उसे। फिर भी उसने उस आस के दिए की रोशनी को कभी कम ना होने दिया जो वह अपने अंतस में जलाए हुए थे। हर रोज उसमें अपने विश्वास का घी उंडेलती रही। युद्ध एक साथ कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा, सब उसे अपने अपने साधनों से जीतने का प्रयत्न कर रहे थे। वो सामान्य ना थी, इसलिए उसने असामान्य को ही चुना। मातृभूमि की रक्षा का प्रण लेने वाला तो असामान्य ही होता है। आज उसकी आंख मुंडेर पर जल्दी आ बैठे कौवे के कांव कांव से खुली। उठकर उसे घी गुड़ दिया और अपने काम में लग गई। थोड़े समय बाद फिर से उसकी कांव कांव सुन उसकी नजर उस पर फिर से गई। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि वो अभी भी वहीं बैठा है। तभी उसे बाहर दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। पड़ोस का वह बच्चा है जिसके घर में दूरभाष की एकमात्र सुविधा है। पड़ोस का वह बच्चा है जिसके घर में दूरभाष की एकमात्र सुविधा है। आज लीला बहुत खुश है। उसके घर में, उसके गांव में आखिर उत्सव का माहौल। उसका रामकृष्ण एक माँ का कुछ कर्ज कम और एक माँ का वचन पूरा करने सरहद से सीधे उसके घर आ रहा है। उसके गांव में एक नया मेहमान आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बहुत आपने कहा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पढ़ा राजेंद्र जी आपने। मैसी शरण गुप्त जी ने लिखा था, जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम न रहे न्यारे। लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उससे मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली रचनाकार है वो मध्य प्रदेश से हैं। आप प्रोफेसर हैं, समीक्षक भी हैं, कहानीकार भी हैं और स्त्री चिंतन की चुनौतियों पर आपने विशेष कार्य किया है। इस नाम की आपकी एक पुस्तक भी है और आपने समाज को ये बताना चाहा कि स्त्री विमर्श का प्रमुख सरोकार स्त्री को अपने पक्ष में खुद लड़ना और खुद खड़ा होना रहा है। जब तक ये लड़ाई अपनी ओर से नहीं लड़ी जाएगी, स्त्री के पक्ष में नहीं जाएगी। तो मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ और बिना विलंब करे हुए रेखा कस्तवार जी, आपका स्वागत है। कृपया अपनी रचना का हमको दर्शन कराएं। धन्यवाद हर्षिता जी, धन्यवाद हर्षिता जी। रचना पाठ के लिए मैंने एक पत्र चुना है जो किरदार जिंदा है पत्रालेखों की श्रृंखला से लिया गया है। इस श्रृंखला में कहानी, उपन्यास, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, इनके कुछ प्रमुख स्त्री पात्रों को चिट्ठी लिखी गई है और उन चिट्ठी में समय के सवालों से साक्षात्कार किया गया है। ये एक लंबी सीरीज थी, लगभग 50 चिट्ठियां हैं और इन चिट्ठियों का रचनाकारों द्वारा यदाकदा तो लोगों ने लिखे चिट्ठियां पात्रों को, लेकिन इतनी लंबी श्रृंखला का मुझे मेरी नजरों से गई नहीं है। मैं आज जिस किरदार से आपके साथ मुलाकात कराने वाली हूँ वो उमराव जान का किरदार है और मिर्जा हादी रुस्वा की प्रसिद्ध कृति है उमराव जान अदा, जिस पर भारत में 2 फिल्में भी बनी हैं। उमराव जान का असली नाम, बचपन का नाम अमीरन है और मैंने उस अमीरन को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी का शीर्षक है हादसों का कोलाज। तो आप सबसे साझा है जी। प्रिय अमीरन, सालों पहले मुलाकात हुई थी तुमसे, तब से लगातार तुम्हारी एक जोड़ी आंखें अपनी पीठ पर लेजर सी महसूस करती हूँ। पृष्ठभूमि में बाबुल मुराद नैहर छूटो ही जाए टीसता रहता है। अंधेरी कोठरी से बाहर निकलती एक गोरी सी लड़की रामदी और अंधेरे में दबी एक सांवली सी लड़की अमीरन। अमीरन की आंखें, हाँ तुम्हारी आंखें। तुम मुझ में कभी मरी नहीं अमीरन। यूं तुम शोहरतमंद तवायफ उमराव जान बनी, शायरा उमराव जान अदा बनी, 125 रुपए में बिकी अमीरन। अमीरन,
क्या तुम्हारे अंदर से अमीरन कभी मरी? अमीरन का खोते जाना और उमराव जान का बनते जाना, ऐसा क्यों होता है जिंदगी में? अमीरन, मुझे यह प्रश्न हमेशा दंश देता है कि परिवारों की प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा, प्रतिशोध के दंगल में दांव पर बेटियां ही क्यों लगती हैं? क्या गलती थी तुम्हारी जो बदले की आग में लावर तुम्हें उठाकर ले गया? हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, बदनाम बस्तियों के सौदे हर कदम पर ढूंढे कुएं पसरे पड़े हैं। कौन सा कदम पैर के नीचे की जमीन छीन ले, कौन जाने। गहरे गड्ढों का यह जाल, हादसों का कोलाज, हर रोज रचती रहती है जिंदगी। आंखें तरसती रह जाती हैं, कहाँ है घर, स्त्री का घर। लोग मुझ पर हंसते हैं अमीरन। अमीरन, गाछ यानी पेड़ क्यों होती है स्त्री? एक बार उखड़ी तो उखड़ी ही उखड़ी। पानी, हवा, जमीन कब और कैसे नसीब हो। औरत की बंजारन किस्मत और घर में अपने लिए होने की तलाश। मुझे वर्जीनिया वुल्फ याद आ रही है अमीरन। अमीरन, यह तलाश तुम्हारी अकेले की नहीं है। अभी पिछले दिनों मैंने एक फिल्म देखी थी, वाटर। स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त की एक बाल विधवा, छोटी सी बच्ची बेघर कर दी गई, विधवा आश्रम के हवाले। यूं वो समझ रही थी कि अब लौटना संभव नहीं है, फिर भी यही रट बार बार, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। यह तो उन रोती हुई बूढ़ी आंखों में भी मैंने कई बार पढ़ा है, जो अब दादी नानी बन गई हैं लेकिन अकेली हो गई हैं। माँ की याद अब भी जिंदा है। मायके में घर कहाँ बचता है इसका। शायद इसीलिए तो उर्मिला श्रीश की एक कहानी है, पत्थर की लकीर, जिसमें बुआ शैल अपने मायके के घर में जमीन आंगन में ही सही अपने लिए एक छोटा सा टुकड़ा बचा लेना चाहती है, जद्दोजहद करती हैं और एक नई परंपरा शुरू करते हुए वो अपनी उस जमीन के टुकड़े को अपनी शैल जो भतीजी है उसे दे देती है। यदि भी वो बुरी बनती है, सारे परिवार के लोग उसकी बुराई करते हैं, लेकिन ये नई जो परंपरा है, क्या स्त्री के भविष्य में कोई अच्छी बात कह पाएगी? लोग कानूनों का हवाला दे रहे हैं और उसके पेच कैसे किससे खुलते हैं पता नहीं। एक आम जुमला भी है, तुम्हें मायका चाहिए या परिवार या जायदाद, ऐसी शर्तें बेटों भाइयों के लिए क्यों नहीं होती? मैं बेचैन हूँ, तुम्हारा साथ चाहती हूँ अमीरन। मुझे खूब याद है अपनी लियाकत, खानम साहब के प्रशिक्षण, अपनी शायराना तबीयत और आवाज के दम पर तुमने शोहरत कमाई, दौलत कमाई, रईसों का संसार भी। लोग तुम्हारे पैसे के लालच में और तुम्हारी उम्र दराज होने पर भी तुम्हारा साथ चाहते थे। तुम जहां जहां गई तुम्हारे चाहने वाले पैदा होते रहे। एक संस्कारित जीवन, तहजीब, सुकून के पल सब नसीब हुए तुम्हें, पर घर से बेदखली, घर न लौट पाना जैसे तराजू के दूसरे पल्ले को हमेशा भारी बनाए रहे। तुम्हारी तरह मेरे कानों में भी तुम्हारी माँ की चीखें, हाय मेरे अमीरन, और तुम्हारे उस भाई के तीखे तीर जिसे अपनी गोद में टांगे टांगे तुमने अपना बचपना जिया। खूब घराने का नाम चमकाया, कुछ खाकर मर रहती। इतनी गैरतदार थी तो इस शहर में कभी ना आती। खुदा के लिए किसी से हमारा जिक्र ना करना। मेरे कानों में जहर घुलता रहता है। भाई की आंखों में हिकारत, घृणा और बहन की आंखों में प्यार का समंदर। तुम्हारी वे आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती अमीरन। अमीरन, स्त्री के जीवन में परिवार की भूमिका क्या यही है? हादसों के शिकार औरत को हमेशा सजा ही मिलेगी। उन्हें बचाने जिलाने कौन आएगा? बेटी का बलात्कार हो जाए, प्रताड़ना सबसे पहले और सबसे ज्यादा अपने परिवार से पाती है वह। कुछ ऊंच नीच हो जाए तो परिवार कहता है कल मुही। उसके पीछे क्या कभी कोई नहीं खड़ा होगा? जिस वक्त उसे मानसिक जरूरत है, क्या उस वक्त उसे यूं ही निहत्था छोड़ दिया जाएगा? स्त्री के हक में पैसा कौन लगाएगा अमीरन?
98% संपत्ति उसके हिस्से की नहीं, पितृसत्ता की है। अपने बेटों के साथ इन्हीं परिस्थितियों में परिवार की भूमिका कैसी होगी? हत्या करके आए बेटे को बचाने परिवार अपने आप को गिरवी रखने से नहीं चूकता। बहू को जलाने वाले बेटे के लिए न केवल जी जान लड़ा देता है, वरन उसकी दूसरी शादी के सपने भी जिंदा रखता है। बलात्कार करने वाला बेटा कभी कभी बाप की मूंछों के ताव के अवसर भी सौंपता है। मर्द बच्चा है। ये मर्द बच्चा इतना बड़ा क्यों है अमीरन? यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि मर्जी के खिलाफ, इस बेटे की मर्जी के खिलाफ बेटियों की वापसी घर में संभव नहीं? बचपन से बेघर अमीरन, तुम्हारी मोहब्बत की तलाश हर स्त्री की तलाश है जो घर लौटना चाहती है। बदनाम बस्ती में पहुंचाई जाने वाली बेटी के लिए घर के दरवाजे अक्सर बंद रहते हैं। परिवार क्यों चाहेगा कि शर्मसार हो? फिर भी कामना है मेरी, क्या कोई दिन ऐसा आएगा कि बेटियों को उनके अपने घर के बाहर ताले लटके ना मिले, कोई चाबी उनके भी पास हो कि घर के दरवाजे खुल सकें और वे अपने घर लौट सकें। वे हादसों के तमाम कोलाज मटिया मेट कर सकें। अमीरन, क्या कभी ऐसा होगा? तुम्हारी संभावना। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अनमोल कृति, अद्भुत। रेखा जी, अद्भुत पढ़ा आपने। बहुत ही मार्मिक, भाव विभोर और दार्शनीय था। बहुत अच्छा था। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कितनी जगह इमोशनल हो गई। मुझे लगा अरे आपने वो सब कहा जो शायद हम सबको पता है, पर इतना विस्तार से, इतना सटीक नहीं लिख पाते। बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छा। तेजेंद्र जी को कोई या इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आप नाम भी तेज, काम भी तेज। तो क्योंकि वो ड्यूटी पर है, इसलिए उनको तुरंत मैं बीच में आमंत्रित कर रही हूँ। और प्लीज आइए, ये मंच आपका। और हमको आप तेजेंद्र जी के बारे में विकिपीडिया भी देख सकते हैं, तो मैं इनका कोई डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दूंगी। तेजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी समय कम है। संतोष चौबे भाई, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद देखा आपको। बढ़िया, स्वागत है आपका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई लीलाधर मंडलोई को भी नमस्कार, और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी दोनों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। और भाई राम तक्षक ने मुझे आज सुबह कहा कि कुछ ऐसा सुनाइए जो पहले कभी ना सुनाया गया हो। तो मैं सोचता रहा मैं क्या करूं। तो मुझे याद आया कि इन दिनों मैं अपनी पत्रिका पुरवाई के लिए हिंदी सिनेमा के गीतकारों पर कुछ लेख लिख रहा हूं, जो 1950 से 1970 के दशक में क्रिएटिव लिटरेचर सिनेमा के लिए लिखते रहे। तो अब तक मैं राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली खां, गुलशन बाबरा, असद भोपाली, कमर जलालाबादी और वर्मा मलिक पर लिख चुका हूं। ये हमारी ऑनलाइन पत्रिका पुरवाई में उपलब्ध है। तो मुझे लगा ये एक ऐसा विषय है जो सबकी रुचि का भी है, और हिंदी सिनेमा के गीत हिंदी को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो मैंने आज के लिए जिस गीतकार को चुना है उसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, और उनका नाम है वर्मा मलिक। तो मैं अपना ये लेख शुरू करता हूं। एक पुरस्कार समारोह में शाहरुख खान और सैफ अली खान ने नील नितिन मुकेश का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि उसके नाम में कोई सरनेम क्यों नहीं है। नील को ये मजाक पसंद नहीं आया और उसने शाहरुख को शटअप होने को कह दिया। मगर मेरे दिमाग में इससे एक गीतकार का नाम आया जिसके नाम में दो सरनेम है, पहला नाम कोई है ही नहीं। जी हाँ, मैं वर्मा मलिक की बात कर रहा हूं। वो इसी नाम से फिल्मों में गीत लिखा करते थे। वैसे बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1925 को पाकिस्तान वाले पंजाब के फिरोजपुर में उनका जन्म हुआ।
इस गीतकार को माता पिता ने नाम दिया था बरकत राय मलिक। छोटी उम्र में ही बरकत राय में कविता और गीत लिखने के लक्षण दिखाई देने लगे। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में युवा बरकत ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और देश प्रेम के गीत लिखने लगे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मगर आयु छोटी होने के कारण उन्हें छोड़ भी दिया गया। भारत के विभाजन के समय बरकत राय मलिक करीब 22 वर्ष के रहे होंगे। उस समय की मारकाट से बचने के लिए बरकत राय मलिक विभाजन के समय शरणार्थी बनकर भारत आ गए। अपने एक टीवी इंटरव्यू में वर्मा मलिक ने बताया कि वो पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा से बचते हुए भारत पहुंचे थे। हालात कुछ ऐसे बने कि उनके पांव में गोली भी लग गई। वे अंततः दिल्ली में आकर बसे। कलाकार मन और कलम का धनी बरकत राय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पेट की आग बुझाने के लिए काम क्या करे। संगीतकार हंसराज बहल के भाई से वर्मा मलिक की दोस्ती थी। जाहिर है कि अगला कदम दोनों की मुलाकात ही होना था, इसलिए बरकत राय उस जमाने के बंबई की ओर कूच कर दिए। वहां हंसराज बहल ने उनके गीत सुने और मामला थोड़ा जमने लगा। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी और उस जमाने के हिसाब से उनकी पढ़ाई उर्दू भाषा में हुई थी। वे उर्दू और पंजाबी के अच्छे जानकार थे और दोनों भाषाओं में लिखते थे। हंसराज बहल ने उन्हें पहले पंजाबी लिख दिया। शर्मा जी अब म्यूट हैं। और बरकत राय मलिक बन गए वर्मा मलिक। इस नाम के पीछे का गणित किसी को नहीं पता। इसके बाद वर्मा मलिक ने पंजाबी फिल्मों के लिए बहुत से लोकप्रिय गीत लिखे। पंजाबी फिल्मों में हंसराज बहल, सरदूल कबात्रा और एस मोहिंदर ने उनके गीतों को बेहतरीन धुनों में पिरोया। फिल्म दो लच्छियां 1960 में कुछ बेहतरीन गीत बुने गए। हाय नी मेरा बालम है बड़ा जालम, भावे बोल ते भावे ना बोल, ओ मज गांव वालिया। ऐसे गीत हंसराज बहल और वर्मा मलिक की जोड़ी ने ही पंजाबी फिल्मों को दिए। वर्मा मलिक की कुछ सफल पंजाबी फिल्मों में शामिल थीं दो लच्छियां, छाई, भांगड़ा, यमला जट, पिंड दी कुड़ी और गुड्डी। वर्मा मलिक ने करीब 40 पंजाबी फिल्मों के गीत लिखे। पंजाबी फिल्मों में लिखने और हंसराज बहल के साथ ने वर्मा मलिक में सिनेमा के गीतों की गहरी समझ पैदा कर दी। उन्होंने 2 फिल्मों के संवाद भी लिखे और एक फिल्म का निर्देशन भी किया। मगर 1960 के दशक में पंजाबी फिल्मों की प्रोडक्शन जैसे रुक सी गई। जाहिर है इसका असर वर्मा मलिक पर भी पड़ा और पंजाबी फिल्मों का नंबर 1 गीतकार बेरोजगार जैसा हो गया। एक बार फिर हंसराज बहल ही काम आए। उन्होंने ही वर्मा मलिक को हिंदी फिल्मों में भी ब्रेक दिया था। हालांकि ये ब्रेक उन्हें 1953 में फिल्म चकोरी के लिए दिया गया था, मगर इस फिल्म के गीत हिट नहीं हो पाए। 1969 में फिल्म दिल और मोहब्बत के लिए वर्मा मलिक का गीत आंखों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी जबरदस्त हिट हुआ। यह गीत जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया था। इस फिल्म में संगीत ओपी नैयर का था, मगर वर्मा मलिक को अभी भी छिटपुट काम ही मिल रहा था। वर्मा मलिक को बंबई रहते हुए ये तो समझ आ गया था कि हिंदी की जानकारी बहुत जरूरी है, पंजाबी से काम नहीं चलने वाला। उन्होंने बाकायदा हिंदी सीखनी शुरू कर दी। अपने साक्षात्कार में वो बताते हैं कि उन्होंने हिंदी नव भारत टाइम्स समाचार पत्र से सीखनी शुरू की। अब यहाँ आप एक बात देखिए कि उस जमाने में नव भारत टाइम्स पढ़ के लोग हिंदी सीखते थे, और अगर आप आज हिंदी का नव भारत टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें आधे से ज्यादा अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे। उस तरह की हिंदी नहीं होगी जिसे पढ़ के हिंदी सीखा जा सके। वो रोजाना इस समाचार पत्र को पढ़ते। नतीजा हुआ कि उन्हें हिंदी बेहतर ढंग से समझ आने लगी और वो हिंदी शब्दों का प्रयोग अपने गीतों में भी करने लगे। इसका बेहतरीन उदाहरण है कि फिल्म हम तुम और वो का गीत प्रिय प्राणेश्वरी सिद्धेश्वरी, इसके अंतरे में तो हिंदी के खासे साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है।
ये चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये कुंतल भी श्यामल श्यामल, ये अधर धरे जीवन ज्वाला, ये रूप चंद्र शीतल शीतल, वो कामिनी प्रेम विशेष करें। वर्मा मालिक ने अपने गीतकार जीवन में शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सोनिक ओमी, जयदेव, आर.डी. बर्मन, बप्पी लहरी, चित्रगुप्त और राम लक्ष्मण जैसे संगीतकारों के साथ गीत लिखे। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने वर्मा मलिक के जीवन पर गहरा असर किया। उनकी पत्नी का निधन हो गया और उनका अपना स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। उनसे जब सवाल किया गया कि क्या उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से कोई शिकायत है, तो उनका एक ही जवाब था, किससे करे गिला, किससे करे शिकायत, कमाया भी यहीं से है, यहीं से नाम पैदा किया है, फिर शिकायत किससे। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि जीवन के 5 चरण होते हैं, काम, नाम, दाम, आराम और विश्राम। काम करके नाम और दाम तो कमा चुके, फिलहाल आराम कर रहे हैं, लगता है कि अब विश्राम वाला समय भी दूर नहीं है। वर्मा मलिक ने अपने पुराने गानों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही, पुराने गाने याद नहीं रखता वरना आगे कैसे लिखूंगा, ये जिंदगी की नाव अब जैसे चले उसे चलाओ। राजकुमार कोहली के साथ वर्मा मलिक के बहुत प्यारे संबंध थे। कोहली जी की पंजाबी और हिंदी फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे। नॉस्टैल्जिक होते उन्होंने बताया कि उनकी अपनी शादी में उनकी अपनी पंजाबी फिल्म का गीत बैंड वाले बजा रहे थे। उनके भाई के पोते की शादी में भी वर्मा मलिक का लिखा हुआ गीत बज रहा था कि आज मेरे यार की शादी है। सच कहा जाए तो आदमी सड़क का फिल्म का ये गीत आलोचना सही और नाम जीवन का नियम है, लेकिन किस सच कहा जाए तो ये आदमी सड़क का फिल्म का ये गीत तो भारत में शादी हर शादी में बैंड वाले ये गीत बजाते ही हैं। अभिनेता प्राण के साथ वर्मा मलिक के बहुत मधुर संबंध रहे। उनके लिए फिल्म कसौटी में हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है जैसा लोकप्रिय गीत लिखा। फिल्म धर्मा की कव्वाली राज की बात हिंदी सिनेमा की सर्वाधिक लोकप्रिय कव्वालियों में से एक है। प्राण साहब उन्हें एक्शन करके बताया करते थे कि उन्हें कैसे शब्दों की दरकार है, तो ही वर्मा मलिक प्राण साहब को समझाया करते थे कि उनके शब्दों पर कैसे एक्शन किए जा सकते हैं। वर्मा मलिक फिल्मी गीतों में प्रयोग करने से नहीं चूकते थे। फिल्म बेईमान के गाने जय बोलो बेईमान की में बेईमान की पूरी परिभाषा लिख देते हैं कि बेईमान किन तत्वों से बनता है। वो लिखते हैं, बेईमान के बिना मात्रे होते अक्षर 4, बा से बदकारी, ई से ईर्ष्या, मां से बने मक्कार, ना से नमक हरामी समझो हो गए पूरे 4, 4 गुनाह मिल जाए होता बेईमान तैयार, अरे उससे आंख मिलाए क्या हिम्मत है शैतान की, जय बोलो बेईमान की। इस गीत में वर्मा मलिक एक और प्रयोग करते हैं कि बंद की एक पंक्ति में एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों का प्रयोग है। जैसे बेईमानी से बनते हैं बंगले बाग बगीचे, और फिर साधुओं के लिए कहते हैं चिमटा चरस चिलम और चेले। ये सब कोई ऐसा कभी ही कर सकता है जिसे अपने फन में महारत हासिल हो। वर्मा मलिक निर्देशक का काम भी आसान कर देते हैं। गीत को कैमरा एंगल के हिसाब से निर्देशक को समझा भी देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो शब्द है आज नहीं तो कल मिलता है, हर पूजा का फल मिलता है। जब कैमरा खेत में किसान पे मुड़ जाता है तो आज नहीं तो कल मिलता है, हर मेहनत का फल मिलता है। और उसके बाद कैमरा एक बदमाश को दिखाता है जिसे हथकड़ी लगी हुई है, तो वर्मा मलिक वहां लिखते हैं आज नहीं तो कल मिलता है, हर करनी का फल मिलता है। और बात को वहीं समाप्त नहीं करते, विश्वास की कसौटी पर ले जाते हैं। और अगर निश्चय हो तो जिस भी नदी को गंगा समझो उसी में गंगा जल मिलता है। वर्मा मलिक के कुछ लोकप्रिय और श्रेष्ठ गीतों की यदि सूची बनाई जाए तो उसमें ये गीत अवश्य शामिल होंगे। दो बेचारे बिना सहारे, विक्टोरिया नंबर 203, आज मेरे यार की शादी है, आदमी सड़क का, एक तारा बोले सुन सुन क्या कहे ये तुमसे, फिल्म यादगार, जय बोलो बेईमान की, फिल्म बेईमान, सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, फिल्म पहचान, राज की बात कह दूं तो कव्वाली धर्मा, आंखों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी, दिल और मोहब्बत, प्रिय प्राणेश्वरी सिद्धेश्वरी, फिल्म हम तुम और वो, तेरी 2 टकियां दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए, रोटी कपड़ा और मकान,
और कान में झुमका चाल में ठुमका लगे 85 झटके फिल्म सावन भादो। वर्मा मलिक जी को अपने कैरियर में 2 बार फिल्म फेयर सम्मान से नवाजा गया। दोनों फिल्मों के हीरो मनोज कुमार थे और दोनों फिल्मों के संगीतकार शंकर जयकिशन थे। जयकिशन की मृत्यु के बाद की फिल्में थी और आवाज थी मुकेश की। पहला सम्मान 1970 की फिल्म पहचान के लिए, सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। और दूसरा सम्मान 1972 की फिल्म बेईमान के लिए, ना इज्जत की परवाह ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की। वर्मा मलिक जी के पुत्र राजेश मलिक हिंदी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते हैं। अपने पुत्र के बहुत कहने पर भी जब वर्मा मलिक जी ने एक बार कलम को छोड़ा तो फिर दोबारा कभी गीत नहीं लिखा। 15 मार्च 2009 को वर्मा मलिक इस दुनिया को विदा कह गए। दिक्कत ये हुई, दुख ये हुआ कि अगले दिन मुंबई तक के समाचार पत्रों में इस बारे में कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ। वर्मा मलिक तो शायद इस सब के लिए पहले से ही तैयार थे, इसीलिए तो उन्होंने कहा था, किससे करे गिला किससे करे शिकायत। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि वर्मा मलिक के बारे में आज जो बातें बताई हैं सबको पसंद आई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह तेजेंद्र जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाई वाजपेयी जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। मुझे लगा कुछ थोड़ा सा अलग हो जाए। जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत ज्ञान मिला हमको। मैं गाने बहुत सुने थे, पहली बार पता चला वो वर्मा मलिक जी के थे, तो हम सभी अज्ञान थे। और आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संतोष चौबे भाई, आपका हर प्रोग्राम सफल होता ही है, आपकी प्रेजेंस ही सफलता की कसौटी है। तो आज बहुत सफल होगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, बहुत आभार। आगे बढ़ते हैं। हमारी नवीन और नई रचनाकार और लेखन करती हैं वंदना राय जी। आप नई दिल्ली से हैं और अभी हेग में हैं। वंदना राय जी, कुछ अपने बारे में बताइए और अपनी रचना हमें बताइए। मैं नई दिल्ली से हूँ, अभी नेदरलैंड्स में हूँ। पेशे से एक ट्रेनर हूँ और कंटेंट राइटर हूँ, ट्रेनिंग्स लिखती हूँ, लेती हूँ, और इस मंच पे आने का ये मेरा पहला मौका है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शामिल करने के लिए। मेरी जो रचना है उसका नाम है आखिर क्यों। ये मैंने ऐसे एक दिन लिखी जिस दिन मन बहुत ही उदास हो रहा था। मैं सुबह उठी, कुछ ऐसी एक घटना पड़ी न्यूज में, उसको लेके मन उदास हुआ, और अपनी एक मित्र का मुझे ख्याल आया जो जिंदगी से निराश होकर बहुत जल्दी चली गई थी। तो मन में बहुत ख्याल आए थे कि वो क्यों चली गई, ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में जो वो शेयर नहीं कर पाई। और बस यही सब सोच के ये रचना मैंने लिखी, मैं ये प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रचना का नाम है, कविता का नाम आखिर क्यों। आखिर क्यों है मन आज उदास, होता रह रह के एहसास। क्या था जो तुम कह नहीं पाए, शब्द जो जुबां को दे नहीं पाए। शायद दिल के लफ्जों ने कहा बहुत कुछ, क्या हम सुन नहीं पाए। क्यों पहाड़ लांघने का थे दम रखते तुम, विचार मात्र के आगे झुक गए तुम। सांस को अपनी यूं घोट गए, जीने के प्रेरक यूं मौत को सौंप गए। क्यों सोचते क्या सब न थी कभी तुम्हें फिक्र, फिर भी रख दिया खुद को जीत हार तराजू पर। पतंगे अपनी थी आसमान से करती बातें, काटने से न थे चूकते तुम। बिन बरखा के बादलों की सरसराहट पे डोर छोड़ बैठे तुम। क्यों दुनिया में अपनी इस हाल खो जाओगे, हालात से इतने मजबूर हो जाओगे। दोस्ती को दूरियों में धकेल बैठे, केवल एक बार पुकार लेते, शायद कुछ खोए अपने संभाल लेते। कुछ नहीं बेमानी ऊंचाइयों में एहसास करा रहे हो तुम, बेतुकी गढ़ते हैं जो दिल टटोलने पे मजबूर करा रहे हो तुम। क्यों यूं ही देख मुड़कर पूछते हो क्या कभी, यूं ही देख मुड़कर पूछते हो क्या कभी। होता क्या वो जहां
होते जो तुम यहाँ। वो हंसी, वो चेहरा अब है हर वक्त जहन में। आज रात फिर कई सितारों में ढूंढा तुम्हें, खुश हो जो तुम उस जहान में। संसार था ना समझ भले ही, एक बार कर लेते प्रश्न खुद से ही, आखिर क्यों। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी हृदय स्पर्शी बेटा, बहुत अच्छी कहानी। मतलब कविता बहुत तुम्हारी बढ़िया बहुत आपने लिखा। बिल्कुल, मतलब आंखों के आगे जैसे सीन आ जाते हैं ना। बहुत बहुत बढ़िया वंदना जी, बहुत आभार आपका। बहुत अच्छा आपने लिखा, पढ़ा। अब हमारे अंतिम और माननीय रचनाकार लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। आप भारतीय कवि प्रतिनिधि के रूप में न जाने कितने देशों में कविता पाठ कर चुके हैं और 1 दर्जन देशी विदेशी भाषाओं में आपकी कविताओं का अनुवाद हुआ है। सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा गजलों का गायन हुआ है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, मंच आपका। मैं आपका क्या विवरण दूं, कृपया आइए। और जी जी, बहुत बहुत आभार। और माननीय संतोष चौबे जी, लीलाधर मंडलोई जी और रामा तक्षक जी, सभी का आभार कि इस मंच पर मुझे बुलाया। मैं कविता का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत अच्छा श्रोता हूँ, तो मुझे बहुत आनंद आया इतने सारे लोगों को सुन करके। और ज्यादातर लोगों ने गद्य सुनाए, मुझे पता होता तो मैं भी कुछ सुना सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक गजल आपसे साझा करता हूँ सीधे सीधे। स्वागत जी, मतलब ये है कि छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है। जी बहुत शुक्रिया। और शेर ये है कि असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, जुबां फौरन बताती है वो कितना खानदानी। क्या बात, क्या बात। कि जुबां फौरन बताती है वो कितना खानदानी है। और शेर है कि गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, मगर मैं भी वो जिद्दी हूँ जिए जाने की ठानी है। क्या बात, क्या बात, मगर मैं भी वो जिद्दी हूँ बहुत जिए सुंदर, जाने बहुत की ठानी है। बहुत जी बहुत खूबसूरत शुक्रिया। बात। और ये शेर सुनेगा, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, वो तड़पे है पिता माँ की यही अंतिम निशानी है। वो तड़पे है, वो तड़पे है पिता माँ की यही अंतिम निशानी है। और शेर ये है कि करो महसूस उस रब को। देखिए, मैं विज्ञान का छात्र हूँ, फिजिक्स का, लेकिन मैं मानता हूं कि वैज्ञानिक कभी नास्तिक नहीं हो सकते। कि करो महसूस उस रब को, उधर आकाश को देखो, करो महसूस उस रब को, उधर आकाश को देखो, वो कैसी शख्सियत होगी, वो कैसी शख्सियत होगी, ये चादर जिसने तानी है। वाह वाह, क्या बात, वो क्या बात। कैसी शख्सियत होगी ये चादर जिसने तानी है। और एक गजल का शेर ये कि गजल का शेर हैं हम तुम अधूरे एक दूजे बिन, गजल का शेर हैं हम तुम अधूरे एक दूजे बिन, जो मैं मतलाए ऊला हूं तो तू मतलाए सानी है। मैं मतलाए मिसराए ऊला हूं तो तू मिसराए सानी है। और ये शेर सुनेगा कि वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, जो अब छूटा है दरिया से तो बस ठहरा सा पानी है। वो जब छूटा है दरिया से तो बस ठहरा सा पानी है। और शेर है कि हवस के दायरे लेकिन कहाँ फिर भी सिमटते हैं, हवस के दायरे लेकिन कहाँ फिर भी सिमटते हैं, पता तो सबको है इतना ये दुनिया आनी जानी है। वाह वाह, क्या बात, सबको है इतना ये दुनिया आनी जानी है। और गजल का आखिरी शेर, जी बहुत शुक्रिया। ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें,
ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें, अब उसका नाम जो भी हो उसी की मेहरबानी है। अब उसका क्या नाम बात, जो भी हो क्या बात है, उसी क्या की बात है, मेहरबानी है। क्या बात। छुपाए बहुत राज अच्छे। कितने ही, सभी की जिंदगानी है। कोई भी शख्स हो, सबकी अलग अपनी कहानी है। बहुत बहुत वाह, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। वाजपेयी साहब, बहुत मजा आ सुंदर, गया, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया वाजपेयी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आप आदरणीय हैं। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, आपकी जबान बहुत साफ है, बहुत खालिस है और बहुत अच्छा, बहुत मीठी है, शुक्रिया। बहुत जी मीठी है, जी जी, मैं बहुत मीठी है। महसूस कर सकती हूँ आप लखनऊ के करीब हैं। जी बराबर। बहुत मीठी है। जी बहुत जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ बहुत बढ़िया। हमारे सभी रचनाकार पढ़ चुके हैं, तो अब मैं ये मंच चौबे जी या लीलाधर मंडलोई जी को देती हूँ। आप इसका करें। चौबे जी हमारे अध्यक्ष हैं और उनको हम सबसे अंत में सुनते हैं। अंत में जी। मुझे तो सिर्फ एक ही बात कहनी है कि मैं बहुत सारे आयोजनों के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर आज जो रचना पाठ हुआ है उसमें यात्रा वृतांत, पत्र, संस्मरण, कहानी और इसके साथ फिल्म, साहित्य, आख्यान, तो कई विधाओं की आवाजाही के बीच जो वस्तु और अंतर वस्तु का संसार था, वो मुझे लगता है कि ये वो कार्यक्रम था जिसका हम इंतजार हॉलैंड से कर रहे थे। हमने अपने समय का भी ध्यान रखा, हमने बहुत अच्छे से कार्यक्रम का संचालन होते देखा, और इसके साथ जो रचनाएं थीं उन रचनाओं में एक वैविध्य था, और वो वैविध्य गहरी स्थानीयता से लेकर वैश्विकता तक हमें ले जाता है। हम जीवन के अनेक पड़ावों से गुजरते हुए एक छोटे से आयोजन में ये देख पाते हैं कि जो साहित्य का संसार है, तमाम विधाओं में होते हुए भी उसके जो सरोकार है वो सरोकार बदलते नहीं हैं, और इसमें कुछ वैश्विक चिंताएं भी थी। तो मुझे लगता है कि जैसे स्त्री विमर्श की जो चिंता है वो वैश्विक चिंता है, और इसके अलावा जो संस्मरण सुनाए गए तो वो हमारी संस्कृति के बारे में, दो संस्कृतियों के बारे में कुछ नए तरह की सूचनाओं से हमको नवाजते हैं। तो सत्य के इन बड़े आख्यानों ने इस कार्यक्रम को एक ऊंचाई दी है, और हम लोगों ने जिस तरह से इस कार्यक्रम का नियोजन सोचा था, मैंने और रामा तक्षक जी ने, कि हम नई विधाओं को लेकर आएंगे तो हमें नए रचनाकार भी मिलेंगे, नई विधाओं में प्रवासियों का लेखन भी मिलेगा, और हम एक नई दुनिया में अपनी आंखें खोलेंगे। तो ऐसा होता दिख रहा है। और इसके बाद तो संतोष जी हैं, वो समीक्षक भी हैं, आलोचक भी हैं, उनकी गहरी दृष्टि भी है, तो वो हमारे आज के इस आयोजन का समापन वक्तव्य दें। अपनी कविता तो सुना दीजिए मंडलोई जी, एक छोटी सी आपकी कविता। नहीं, बाद में कभी। आपने बहुत अच्छी गजल सुनाई। मैं उस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आप लोगों को सुनना चाहता था और ये देखना चाहता था कि आपने कितना अच्छा सुना, तो अभी मैं उसी में डूबा हुआ हूं। तो संतोष जी को आमंत्रित कर रहा हूं। धन्यवाद मंडलोई जी और आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, साथ में यहाँ उपस्थित सभी मित्रों जिन्होंने रचना पाठ किया। मैं मंडलोई जी से सहमत हूँ कि पिछले 4 कार्यक्रमों को अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आज का कार्यक्रम लगभग सबसे अच्छा माना जाएगा, अपने वैविध्य के कारण, अपने कंटेंट के कारण, और जो उसमें अलग अलग तरह की रचनाओं को प्रस्तुत किया गया उसकी दृष्टि से, और जैसा उसका संचालन किया गया और कोई टेक्नोलॉजिकल व्यवधान के बिना जिस तरह उसे संचालित किया गया, तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, सारे रचनाकारों को बहुत बधाई देता हूँ। एक और भी कारण है कि इसमें कई रचनाकार ऐसे हैं
जो उन राज्यों से आते हैं जहां पर मैं काम करता हूं। तो बैतूल के रचनाकार थे, जांजगीर के रचनाकार थे। ये वह छोटी जगहों से निकले हुए लोग हैं जिन्होंने की दुनिया में अपना परचम गाड़ा और साथ में इतनी अच्छी, तो वो अपनी संवेदना यहाँ से लेके गए हैं और वो जो जमीनी संवेदना है वो उनकी रचनाओं में देखने भी मिलती है। इसी के साथ मंडलोई जी ने ठीक फरमाया कि रेखा कस्वार का जो संस्मरण था अमीरन के बारे में, और जो अभी तेजिंदर ने जो पढ़ा या वाजपेयी जी ने पढ़ा, ये सारा एक वैश्विक चेतना से युक्त कार्यक्रम भी बनता है। तो मैं पहले विनोद दुबे, मनीष गुप्ता, मनीष पांडे, मंजुला ठाकुर, राजेंद्र सूरज, राजेंद्र शर्मा, रेखा कस्वार, शिवजी, तेजिन शर्मा, वंदना राय और आदरणीय वाजपेयी जी, सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने अलग अलग नोट्स लिए हैं रचनाओं के ऊपर, लेकिन उसका अब समय नहीं है। तो मूल रूप से मुझे लगता है मंडलोई जी को मैं विशेषकर आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उनका जो विचार था कि हम लोग पारंपरिक कविता और कहानी के ढांचे से थोड़ा बाहर निकल के संस्मरण तरह की नई ऊर्जा इस कार्यक्रम को देता है। और मित्रों, पिछली बार मंडलोई जी ने कहीं कार्यक्रम में ये बात कही जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समिति से बात कर रहे थे कि भारत के लोग भी तो विदेश के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि विदेशी लेखक भारत के बारे में ही लिखें। वो जिस समाज में पहुंचे हैं, वो जिस देश में पहुंचे हैं, उस देश की जो रचनात्मकता है, उस देश का उसकी जो प्रकृति है, उसका जो इतिहास है, ऐसा कुछ दृष्टि आज मुझे जब नॉटिंघम के बारे में वो कह रहे थे या कुछ और भी रचनाओं में, तो जरूरी है कि हम इन चीजों के बारे में गद्य लिखें चाहेंगे। तो मैं वीएस नैपॉल का जिक्र करना चाहूंगा कि नैपॉल ने जो संस्मरण लिखे वो पूरे सभ्यताओं के ऊपर, पूरे देशों के ऊपर, आप इंडिया द वुंडेड सिविलाइजेशन ले लें, आप पाकिस्तान पे लिखा हुआ उनका गद्य ले लें, आप उनका ट्रेवलॉग्स ले लें, तो वो एक तरह से अंत में जाके नोबेल पुरस्कार तक पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि ये जो अंतर्क्रिया हम करते हैं उससे जो रचनात्मकता बनती है वो एक नई तरह की ऊर्जा पैदा करती है। मंडलोई जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अंतर्दृष्टि पहले एक दो कार्यक्रमों के बाद पैदा की कि हम थोड़ी विधाओं में परिवर्तन करें, ये देखें कि और गद्यात्मकता को लाएं और थोड़ा ये देखें कि इसके इतिहास, उसके समाज, उससे क्या है, और हमारी अपनी संस्कृति तो हमारे पास है ही। तो ये दो जो अंतर्क्रिया करेंगी उससे जो एक संश्लिष्ट स्वरूप बनेगा वो पत्रों के स्वरूप में होगा, वो संस्मरणों के स्वरूप में होगा, वो कुछ कथात्मक गद्य भी हो सकता है, निबंधात्मक भी हो सकता है, और उसकी तरफ थोड़ा और हमें प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उसके लिए उन्होंने आप तक पहुंचाई। दूसरी बात मुझे लगता है कि थोड़ा रिसर्च कंपोनेंट को बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम लिख रहे हैं तो एक तो यह है कि हम अपनी बहुत सरल भाषा में, सहज भाषा में आपने बहुत सारी अपनी अंदरूनी फीलिंग्स को प्रस्तुत किया, लेकिन एक समय तक के बाद ये चीज रुक जाती है और उसको गति प्रदान करने के लिए आपको थोड़ी और रिसर्च कंपोनेंट्स उसमें लाने पड़ेंगे। मतलब जैसे आप एडिनबरा के बारे में लिख रहे हैं तो फिर एडिनबरा के बारे में लिखें और उसका जो ऐतिहासिक स्वरूप है या उसका जो दृश्य चित्र है और वो पूरा कम्युनिकेट हो। आप नॉटिंघम के बारे में लिख रहे हैं तो उसके आसपास का पूरा दृश्य चित्र भी आ सकता है, हालांकि समय सीमा भी थी तो इसलिए वो बात है। तो इतना सारा, मतलब ये जो जगहें आपने बताई, मैं खुद फ्रांस में काफी दिन रहा, मैं घूमता भी रहा हूँ, यूके, इंग्लैंड और यूरोप में भी बहुत दिन, तो मुझे इतनी सारी चीजें उसमें से निकलती है और इतिहास पूरा बोलता है। या इटली में जाएंगे तो कितना सारा, तो ये कुछ हमें अपने विधान को बड़ा करना पड़ेगा तो हम और गहरी और बड़ी रचना दे पाएंगे। मैंने नैपॉल का जिक्र किया और दूसरी एक बहुत अच्छी बात निकली है जो मैंने सबसे पहले वाले कार्यक्रम में कही थी कि हम जब देश को यानी भारत को भारत से बैठकर देखते हैं तो वो अलग नजर आता है
और जब हम भारत को बाहर से देखते हैं तो वो अलग नजर आता है। ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि पैदा करने की भी जरूरत है और ये इसको मतलब गहराई प्रदान करेगी। तो ये कुछ बातें मुझे आज के पाठ पे कहनी थी। बहुत हर बार मेरी ये इच्छा हुई कि मेरी एक कविता है, क्योंकि मैं अनिवासी लोगों के बीच में बैठता हूँ और चौथी बार आया हूँ, तो ये अनिवासी नाम की मेरी एक कविता है जो संस्मरणात्मक कविता है, वो आपको जरूर सुनाऊं। तो आज संस्मरण और कविता के बीच में ये कविता है, इसको मैं आपको सुनाता हूँ, इससे हम समाप्त करेंगे कार्यक्रम। हालांकि पिछली बार मैंने आपको कुछ पत्र और कुछ गद्यात्मक चीजें भी सुनाई थी, और वनमाली जी का एक पत्र सुनाया था जिसमें कि उन्होंने किस तरह से एक डिबेट खड़ा किया है। पर यह कविता अनिवासियों के बारे में है और अनिवासी को लेकर ही है, प्रवासी भारतीयों को लेकर है, इसलिए मुझे ये सुनाने की इच्छा होती है। शहर की उस अभ्रांत बस्ती के विशाल अहाते वाले मकान में सिर्फ गर्मियों में आती है बहार। शहर की उस संभ्रांत बस्ती के विशाल अहाते वाले मकान में सिर्फ गर्मियों में आती है बहार। कैलेंडर के महीने और दिन न जाने किस जादू से सिमटकर तब्दील हो जाते हैं सिर्फ एक दिन में, जिस पर चुंबक की तरह चिपकती है उनकी आंख। महीनों पहले से वे करते हैं उस एक दिन का इंतजार, और आने पर वह दिन सुबह तेज तेज कदमों से टहलने के बाद वो पहनता है अपनी सबसे अच्छी कमीज, और पत्नी अपने सबसे खुशनुमा साड़ी। वे पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर जहां आएंगे आज उनके बच्चे अनिवासी। वे पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर जहां आएंगे आज उनके बच्चे अनिवासी। आती हुई हर उड़ान के साथ बढ़ती है उनके दिल की धड़कन। आती हुई हर उड़ान के साथ बढ़ती है उनके दिल की धड़कन, और टर्मिनल पर पहुंचते ही उस विशाल हवाई जहाज के वे लेते हैं चैन की सांस। निहारते हैं लाउंज से उभरती बाल लहराती है अपनी बेटी को, और सामान से लदे अपने पुत्र को, इस सजग आशंका के साथ कि कहीं वे बदल तो नहीं गए इतने वर्षों में, ढूंढते उनमें पश्चिम में बिताए दिनों के साथ आए बदलाव के चिन्ह। पर मुस्कुराते हैं बच्चे वैसे ही अपनी जीन्स जैकेट और टी शर्ट के पीछे से, गले लगते हैं उसी ऊष्मा के साथ, बिखेरते हैं वही सुगंध बचपन की। अब उस विशाल अहाते वाले मकान से बिखरती है खुशी चारों ओर। चलते हैं किस्से विदेशों के और सुने जाते हैं कह कहे। देर रात तक बनी रहती है आवाजाही, खिड़कियों से आती है नए नए पकवानों की सुगंध। बुलाया जा सकता है आपको भी बनाने अपनी खुशी में साझीदार, और तब आप देखते हैं कि माइक्रोवेव में गर्म किए ठंडे खाने से कितना स्वादिष्ट है माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना। तब आप कितना स्वादिष्ट है माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना, कि ठंडे सीलन भरे विदेश से कितना अधिक प्रसन्न था धूप में खिलखिलाता हमारा देश, और घर भर में बिखरे सामान और अस्त व्यस्त पड़े रसोई घर से कैसे झांकता था जीवन। तब एक रात जब सो रहा होता था पूरा परिवार एक ही छत के नीचे, अद्भुत शांति और सुखद संतोष के साथ, तब दोहराते थे वे बच्चों के की कहानियां और आईआईटी में प्रवेश की कथा। अचानक धीरे से पूछती थी पत्नी, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि रश्मि और अजय वापस लौट आए यहाँ अपने पास, पर हम लोग रहें एक बार फिर साथ साथ पहले की तरह। आखिर तुमने भी तो छोड़ दी थी विदेश की नौकरी अम्मा के साथ रहने के लिए। अब पैसे वैसे का क्या, जीने के लिए बहुत है हमारे पास। कुछ देर चुप रहने के बाद वो कहता है, बात पैसे की उतनी नहीं थी नीता जितनी सफलता की थी। बात पैसे की उतनी नहीं थी नीता जितनी सफलता की थी। अवसर ही कहाँ थे हमारे समय में इतना आगे बढ़ने के। आखिर हमने ही तो बताया था उन्हें विदेश जाने का रास्ता। देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं बच्चे हमारे, उनके सुख में ही तो हैं सारे सुख हमारे।
पत्नी मुंह छुपाती है तकिए में, पत्नी मुंह छुपाती है तकिए में और रोती है। वो कहता है, अच्छा रो मत, मैं अजय से बात करूंगा। उसे मालूम है कि वो अजय से बात नहीं कर पाएगा। अगला 1 महीना गुजरेगा देश भर में रिश्ते निभाते, घूमते कुछ दर्शनीय स्थलों पर, खरीदते ढेर सारा सामान, देश विदेश के किस्से सुनते सुनाते। और तब आ ही जाएगा वो दिन जब उन्हें जाना होगा वापस। नीता बनाएगी देशी मिठाइयाँ और नमकीन, रखेगी कई तरह के अचार और मसाले, सहेजेगी उनका सामान कि छूट न जाए कुछ हड़बड़ी में, खुद को रखेगी मसरूफ कि टूट न जाए प्रसन्नता का ऊपरी आवरण और बहने लगे आंसू उसके पीछे से। एक बार फिर वे जाएंगे एयरपोर्ट अपनी बड़ी गाड़ी में, रास्ते में लगभग चुप उन्हें उदास देख गले लगाएगा अजय माँ को और कहेगा, इसमें उदासी की क्या बात, आना आप और पापा भी, वहाँ कैलिफोर्निया में बड़ा घर है हमारा और सजाया भी है हमने उसे बहुत सुंदर, रहना जब तक मन चाहे आपका। वे धीमे से मुस्कुराएंगे और रहेंगे निहारते दूर से सामान वाले काउंटर पर खड़े रश्मि और अजय को। पर हालांकि बोर्डिंग पास लेने के बाद बच्चों को होना ही होगा गुम सुरक्षा जांच की लंबी कतार में, खड़े रहेंगे वे लाउंज में करते उड़ान के जाने का इंतजार। उस बड़े हवाई जहाज के साथ साथ उड़ेगा उनका भी मन, लपक कर छूने को होगा आकाश कि जाने कब आ गिरेगा धरती पर। वो धीरे से कहेगा, चलो नीता घर चले, और थोड़ी दूरी हासिल करेगा उससे कि कहीं देख न ले वो उसकी आंखें डब डब। घर पहुंचेंगे वे निढाल जैसे छोड़ आए हों शरीर का एक हिस्सा पीछे, और करेंगे अब अगली गर्मियों का इंतजार जब फिर लौटेंगे जीवन और खुशी उनके घर में। तब तक रहेंगे वे अक्सर बंद रहने वाले उस विशाल अहाते वाले मकान में अनिवासी। बहुत कमाल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही मर्मस्पर्शी है। अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, क्या बात। सबके आसपास, सबके आसपास मुझे ऐसा ही होता है एकदम जब हम लोग जाते हैं। मैं ये कविता इसलिए भी नहीं सुनाता हूँ कि इसको सुनाते समय मैं खुद भी भावुक हो जाता हूँ, और मैं भी भावुक हूँ। तो आपका भावुक होना वाजिब है और आपको होना ही चाहिए। तक्षक जी, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रामा तक्षक जी और मंडलोई जी अब एक अंतिम बात कुछ कहें। मेरी आवाज आ रही है? जी मंडलोई जी। हाँ तक्षक जी, मतलब इस बार हम लोगों ने विधाओं को जोड़कर कुछ नया करने की कोशिश की थी, और मैं एक बार फिर आपके नियोजन में कुछ बातें नए ढंग से अगले कार्यक्रम में हों ऐसी उम्मीद करता हूं। जैसे हम लोग रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज और कथा रिपोर्टाज, ये जो 4 विधाएं हैं, इसमें हम लोगों को थोड़ा सा यूरोप से चाहिए, यूरोप के किसी शहर के बारे में, किसी बाजार के बारे में, किसी ऐतिहासिक जगह के बारे में आप डायरी में या रेखा चित्र में कुछ चीजें ला सकते हैं, या रिपोर्टाज भी ला सकते हैं, कथा रिपोर्टाज ला सकते हैं। जैसे वैन गॉग का म्यूजियम है आपके हॉलैंड में, वो बड़ा चर्चित है, उसके बारे में कोई एक रिपोर्टाज हो सकता है। और आपके हॉलैंड के फूलों की तो बड़ी मतलब चर्चाएं होती रहती हैं, और हम लोग बहुत सारे साहित्य में उन फूलों के बारे में पढ़ते हैं, तो डायरी में आ सकते हैं, संस्मरण में आ सकते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा यूरोप आपके नई विधाओं में चाहते हैं, और मुझे लगता है कि हमने एक शुरुआत की है और इस शुरुआत के अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। और इसमें तो देखिए तेजेंद्र जी ने फिल्म साहित्य को भी शामिल किया है, और वो रचना भी बहुत महत्वपूर्ण थी वर्मा मलिक जी के बारे में। तो एक नई चीज भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी है, तो हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे। और संतोष जी की एक कविता भी अच्छी थी, और उन्होंने जो बातें कही वो बातें नोट करने के लायक है। तो मैं चाहूंगा कि इन तमाम चीजों को केंद्र में रखते हुए हम एक नई दुनिया या
हॉलैंड से विश्व रंग का एक नया रंग लेके अगले कार्यक्रम में आए, क्योंकि अब अक्टूबर है और नवंबर में हमारा विश्व रंग होगा। तो हॉलैंड के माध्यम से, साझा संचार के माध्यम से हम विश्व रंग का एक अंक जी इन विधाओं पर मिलाकर चाहते हैं और ये उसकी शुरुआत होगी। ये मेरा कहना है और मैं तक्षक जी से कहूंगा कि वे अपनी कुछ बातें कहें और कार्यक्रम का समापन करें। मंडलोई जी, एक बात मैं कह रहा था, मैं अब ठीक हूँ, तो अगले वाले ऐसे ही कार्यक्रम में मैं वॉल्टर बेंजामिन का जो अनुवाद मैंने किया था मॉस्को डायरी का, वो मॉस्को डायरी के कुछ अंश सुनाऊंगा कि किस तरह से एक शहर जो है वो संस्मरण में या डायरी में आता है। और मैं जरूर आपको अगली बार ये उसमें से कुछ पेजेस सुनाऊंगा। तो हाँ, मैं कल ही उसको पढ़ रहा था दोबारा, तो मुझे लगा भी कि मैं कभी कहूंगा आपसे, हाँ, तो हमें तो आज याद नहीं आया। जी जी, ठीक है रामा जी, आइए। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद मंडलोई जी। आज की प्रोत्साहन भरे आपकी टिप्पणियां और आप सभी आज के आयोजन के सितारे, और आपने इस आयोजन को एक नए पायदान पर चढ़ाया है। और मंडलोई जी ने जैसा कहा उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और अगले सत्र में निश्चित रूप से हम नीदरलैंड को केंद्रित रखते हुए यहाँ की बहुत सारी बातें हैं, जैसे वैन गोग म्यूजियम बताया कि ये छोटा सा देश है जो पूरे विश्व भर में फूलों का निर्यात करता है, और वो एक बहुत रोचक बात है हम सभी के जानने के लिए। तो निश्चित रूप से अगले कार्यक्रम के लिए हमारी तैयारी पूर्ण रहेगी, भरसक प्रयास रहेगा। मैं आप सभी को इन्हीं शब्दों के साथ आभार प्रकट करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, और आपकी उपस्थिति ने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमस्ते। आभार रामा जी। धन्यवाद रामा जी, नमस्कार। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सबको सुन के। जी 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 जी, धन्यवाद।